हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं बेटा क्या सैंपल पेपर, पूरा का पूरा सैंपल पेपर है। जैसा तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है तो ऐसा ही कुछ पेपर बनाया है, इसको करेंगे। और सुनना मेरी बात, तुम करना, कॉपी पेन उठा लो साथ में और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाता जाऊँ ना, पॉज कर लेना और पहले खुद से करके देखना, उसके बाद मेरा आंसर देख लेना कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। पहले खुद से ट्राई करना, नहीं तारक मेहता की तरह बस तुम देख रहे हो ऐसा नहीं देखना, ठीक है। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। पर एक चीज़ मुझे तुमसे पूछनी थी, है ना, क्योंकि यार मतलब बता दो यार मुझे कि तुम्हारा प्रिपरेशन कहाँ तक हो गया है। क्या 20% प्रिपरेशन हुआ है, 50% हुआ है, 80% हुआ है या 100% प्रिपेयर करके तुम इस वीडियो को देख रहे हो। ये मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्दर जो वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ज़रूर बेटा बता देना और सच्चाई दिल से बताना जो भी तुम्हारा आंसर है कि कितना परसेंट प्रिपरेशन तुम्हारा हुआ है, वो परसेंटेज तुम मुझे बता देना। और कोई डाउट वाउट हो, कुछ परेशानी आ रही हो तो ज़रूर इसमें कमेंट्स कर देना। मैं यार नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वैसा कुछ लेके आऊँगा जिसमें तुम्हारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होंगे। पर बताना है ना, बताओ जल्दी बताओ, पॉज करो, बता दो मेरे को क्या प्रॉब्लम है और कितना परसेंट प्रिपरेशन हो गया। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट आज सैंपल पेपर बेटा। इसमें अपन 34 क्वेश्चंस है हमारे पास, 1 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 एंड 6 मार्कर क्वेश्चंस है। 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही एमसीक्यू आएगा पॉज करना, अपना आंसर लिखना कॉपी में, उसके बाद मेरे से मैच करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। डू नॉट अफेक्ट मतलब इनसे अफेक्ट नहीं होता है। तो बेटा देखो, पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एरर क्या है कि समझो कैश सेल करी थी राम को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने कर दिया राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन इन एनी विच वेज डेबिट में कैश की जगह राम तो डाला ना, तो डेबिट में भी डाला, क्रेडिट में भी डाला, तो ये चीज़ ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। ये वाली चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि डेबिट में भी अमाउंट, क्रेडिट में भी अमाउंट सेम है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स, एक एरर ने दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर दिया, तो इन दैट मैनर एज वेल ये भी ट्रायल बैलेंस को, मतलब समझो एक ट्रांजैक्शन की वजह से डेबिट में डाले 100 रुपये, 1000 रुपये डालने चाहिए थे, 100 रुपये डाले। एक ट्रांजैक्शन ऐसा था 1000 डालना चाहिए था डेबिट में, पर 100 रुपये डाला। दूसरे ट्रांजैक्शन में 100 रुपये डालना चाहिए था, 1000 रुपये डाल दिया। इन एनी विच वेज भाई डेबिट में कितना होना चाहिए था, 1100, गलती से भी हमने 1100 ही डाले, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही रहा है ना। तो कॉम्पनसेटिंग भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है ट्रायल बैलेंस को। एरर इन कैरी फॉरवर्डिंग, अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं तो भाई सेल्स क्रेडिट है, अगर मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके डेबिट कर दिया मैंने, तो ये तो अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये वाली चीज तो अफेक्ट करेगी। हमें क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अफेक्ट, तो भाई ना ये अफेक्ट कर रहा है ना ये, तो आंसर इज ए एंड बी बोथ, मतलब डी इज द आंसर, क्योंकि दोनों ही अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज नॉट शोन इन कैश बुक। कैश बुक में क्या, जो कैश में नहीं होगा वो कैश बुक में नहीं दिखेगा। देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन बैंक, इशू कर दिया तो बैंक कॉलम कम हो जाएगा, तो ये तो दिखेगा भाई, दिखेगा। क्रेडिट सेल टू मोहन एंड ही प्रॉमिस्ड टू मेक पेमेंट थ्रू चेक आफ्टर 2 months। भाई प्रॉमिस को अपन नहीं देखते हैं, ये यहां तक ही देखो। क्रेडिट सेल टू मोहन, क्रेडिट सेल कैश बुक में आएगी क्या सर, ये तो नहीं आएगी, तो आंसर तो मोस्टली यही होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, हमने डिपॉजिट किया तो हम बैंक का बैलेंस बढ़ा देते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, तो अगेन जब डिपॉजिट किया तो भी बैंक का बैलेंस बढ़ा है, डिसऑनर हुआ तो बैंक का बैलेंस कैश बुक में अपन कम करते हैं। तो इन एनी विच वेज बी इज द आंसर। क्रेडिट सेल है भाई, वो कभी रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। तुम खुद से करते जा रहे हो या तू मेरी शक्ल ही देख रहा है, कर रहा है ना खुद से। भाई कॉपी पेन उठा ले, अभी भी तूने नहीं किया ना, मतलब कॉपी पेन नहीं उठाई, उठा लेना भाई, उठा ले, 2 रुपए का खर्चा है यार उसमें एक पेंसिल और एक पेपर उठा ले और कर पहले, फिर मेरे को देखता जा। नहीं तो तू पूरा देख लेगा, तुझे लगेगा सब कुछ आता है, पर फिर तुझे पता ही है एग्जाम में नहीं आता है ना। तो करके देख, साथ साथ में करके देख। सेकंड सॉरी, पिक द ऑड वन आउट। अभी लेट नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन पे ही अपन, उठा लो कॉपी पेन, बोल रहा हूँ, मान लो मेरी बात। और तुमने वो कर दिया, कितना परसेंट प्रिपरेशन हुआ, कितना आलसी है भाई, कितना आलसी, कर ले यार। पिक द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन निकालना है। रिटर्न इनवर्ड्स बुक, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न बुक, परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट, जर्नल प्रॉपर भी बुक है। अरे देखो ये तीनों तो बुक्स है भाई, ये तीनों तो बुक्स है, सब्सिडरी बुक्स। परचेज अकाउंट लेजर अकाउंट है, ये एक लेजर है, लेजर LEDGER, तो अकाउंट तो ऑड वन आउट हो गया ना भाई, वो तो सारे बुक्स थे, सब्सिडरी बुक्स, ये तो तुमने लेजर अकाउंट दे दिया, तो भाई ये डी इज द आंसर। नेक्स्ट, राम सोल्ड द गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट फॉर 10,000।
मतलब रहीम को गुड सेल हुए क्रेडिट पे, तो रहीम अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, रहीम डेबिट टू गुड सेल हुए तो टू सेल्स, अमाउंट इज 10,000। तो बस यही होगी एंट्री, रहीम टू सेल्स, रहीम टू सेल्स, रहीम टू सेल्स, ये रही डी, एक ही एंट्री थी रहीम टू सेल्स 10,000। तो ये सिंपल था। नेक्स्ट, अंडर विच कॉन्सेप्ट ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। मतलब किस कॉन्सेप्ट की वजह से हम ओनर को अलग मानते हैं, हम बोलते हैं ना ओनर अलग और बिजनेस अलग, तभी तो ओनर क्रेडिटर कहलाएगा। तो ये किस ट्रांजैक्शन की, किसकी वजह से मानते हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल जो तुम अकाउंटिंग में पढ़ते हो वो वही होता है, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। मतलब इनमें से क्या क्या पेटी के कैश बुक के एडवांटेजेस हैं, देख लेते हैं। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक यानी समझते हो ना, मेन कैश बुक होती है और छोटे छोटे खर्चों के लिए बनाई गई बुक पेटी कैश बुक होती है, जो पेटी कैशियर चलाता है। तो इट सेव्स द टाइम ऑफ द मेन कैशियर, सही बात है भाई। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों को मैनेज करना, सही है, वो कंट्रोल करता है उसको। पोस्टिंग फ्रॉम पेटी कैश बुक इज मेड एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, एक महीने बाद ही उसकी पोस्टिंग होती है, एक महीना पूरा हो जाता है, फिर अपन जो बचा हुआ कैश है उसको रिफिल कर देते हैं पेटी में। तो ये भी सही लग रही है, पोस्टिंग फ्रॉम पेटी कैश बुक इज मेड एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। हाँ, इट सेव्स टाइम एंड सिंप्लीफाइज द पोस्टिंग, भाई बिल्कुल सही है, सारे के सारे ही सही है। ये पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस ही भर रखे हैं इन्होंने, तो डी इज द करेक्ट आंसर, सारे के सारे ही सही है यहाँ पर। पेटी कैश बुक टाइम बचाती है कैशियर का, कंट्रोल करती है पेटी एक्सपेंसेस को, और एक स्पेसिफिक पीरियड तक बनती है कि मतलब एक महीने के खर्चे, समझो किसी पेटी कैशियर को 1000 रुपये दिए, उससे पूरे महीने खर्चा किया, आखिरी में बताएगा पेटी कैशियर आके कि 300 रुपये बचे हैं, तो हम 700 रुपये उसको और देते हैं और हो जाता है काम खत्म। तो यही इसमें लिखा हुआ है, दिस सेव्स टाइम एंड सिंप्लीफाइज द पोस्टिंग, क्योंकि सिर्फ एक ही पोस्टिंग कर रहे हो, 700 रुपये पेटी कैश बुक के लिए और दिए आपने एक महीने के, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है सारी चीज़ें। नेक्स्ट, ए एंड बी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ओके। A is of the view that all facts which influence the decision of users should be shown in financial statements. A is following which accounting principle? बहुत सिंपल है, आप ऐसे मतलब आप ही बता दो यार ये तो, कि वो बोल रहा है कि सारे के सारे फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स वो लिखने चाहिए हमको। तो हाँ भाई लिखने चाहिए, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। कौन बोलता है ऐसा? फुल डिस्क्लोजर, ड्यूअल एस्पेक्ट, मैचिंग या अकाउंटिंग पीरियड? नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, पूरा पूरा का पूरा डिस्क्लोज करना है आपको। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें बोलता है कि जो भी यूजर को अफेक्ट कर सकती है इंफॉर्मेशन, उसको आप बुक्स में लिखोगे। तो दिस इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अरुण रिसीव्स एन एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर विच इज नॉट टेकन एज इनकम। एडवांस मिला पर इसने इनकम में नहीं लिया, लेना चाहिए था ना यार, लेना चाहिए था। बाय हिम, विच अकाउंटिंग अजम्पशन इज बीइंग वायलेटेड बाय हिम। ये पता है क्या होता है, जैसे आपको एडवांस मिलता है तो आपको मैंने बताया ना, अपन अपने पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अपन ने पढ़ा, कैश बेसिस है ना, अक्रूवल बेसिस। हम फॉलो करते हैं अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल में अपन एक चीज देखते हैं ना, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम जिसके लिए काम नहीं किया पर मिल गई, हम एडवांस इनकम को लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं एडवांस इनकम को, कहाँ लिखा जाता है, कोई बताएगा क्या मुझे? चलो ये अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से बता दो कहाँ करते हो। पहले तो आप कैश में ऐड कर देते हो क्योंकि आपको मिला, और दूसरा एडवांस इनकम आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, लाइबिलिटी में आप ऐड करते हो, है ना, क्योंकि इसके लिए काम नहीं किया आपने। अगर काम नहीं करोगे तो पैसा वापस देना पड़ेगा, तो इससे लाइबिलिटी लिखते हैं हम। लेकिन इससे लिखा ही नहीं, नॉट टेकन एज इनकम, इससे लिखा ही नहीं, तो फिर इससे क्या फॉलो नहीं किया है? सिंपल याद देखो, लिखा ही हुआ है, क्या फॉलो नहीं किया है इसने? अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं किए यार सर ने। अक्रूवल बेसिस फॉलो करने चाहिए थे सर को, अक्रूवल बेसिस सर ने फॉलो नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन, कैश बुक असरटेन्स द अमाउंट ऑफ कैश विद द फर्म। तो कैश बुक अपन बनाते हैं तो कैश बुक से आखिरी में बैलेंस निकलता है, सही बात है ये तो, असरटेन्स द अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू नो द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल विद द फर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वेदर एट बैंक और एट हैंड। तो ये ज़रूरी है ताकि हम कैश का बैलेंस निकालें, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये रीज़न है इसका? तो यार मुझे रीज़न, यार ये एडवांटेज है इसका, ये एडवांटेज तो है। देखो आप पढ़ के देखो, कैश बुक असरटेन्स अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। कैश बुक असरटेन्स अमाउंट ऑफ कैश, व्हाई? बिकॉज ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये रीज़न होना चाहिए था कि कैश बुक अमाउंट कैसे बताती है, उसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं। लेकिन यार लिखा कुछ और है, इट इज़ नेसेसरी टू नो द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल। ये तो सही बात है कि नेसेसरी है, लेकिन ये तो एडवांटेज है ना कैश बुक का, ये इसका रीज़न थोड़ी ना है। रीज़न क्या होता? अगर इसकी जगह लिखा हुआ होता कि
कैश बुक ascertains द अमाउंट ऑफ कैश विद द फर्म बिकॉज ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो फिर वो उसका रीजन बनता है। भाई ये दोनों सही है लेकिन करेक्ट रीजन तो नहीं है, तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी कि करेक्ट रीजन करेक्ट नहीं है। आप पता है थोड़ा सा ऐसी वाली चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान लगा रहा कि कोई एडवांटेज, कोई लिमिटेशन, कोई ये तो नहीं लिख दिया उन्होंने। रीजन रीजन ही होना चाहिए, पहले पॉइंट का होने का रीजन ही दूसरा वाला होना चाहिए। तो बेटा ये दूसरा वाला कोई रीजन नहीं है कि यार ये लिखा हुआ है इट इज नेसेसरी टू नो। हाँ सर नेसेसरी टू नो है तो कैश बुक बनाते हैं अपन। नेसेसरी टू नो है उसकी वजह से थोड़ी ना अमाउंट कैश बुक में दिखता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। कैश बुक में अमाउंट या बैलेंस इसलिए दिखता है क्योंकि सारे कैश ट्रांजेक्शंस उसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, समझे आप। तो ये भैया बी इसका आंसर होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। कोई भी मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स में अपन ने पढ़ा है ना कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स में कि कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ जो भी है वो एक एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैश वाउचर होता है, इनवॉइस रिटर्न एविडेंस होता है, वाउचर भी रिटर्न एविडेंस होता है, डी ट्रांसफर वाउचर भी रिटर्न एविडेंस होता है। तो अब देखो यार ये तो सभी सही है, सब सही है, सही सबके सब रिटर्न एविडेंसेस हैं। तो अब इसमें क्या मार्क करूँ मैं, इसमें आप वो मार्क करो जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब इसमें क्या है देखो, कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर और इनवॉइस यानी नियर अबाउट क्रेडिट वाउचर है ना, वही है। तो ये तीनों वाउचर आर द पार्ट ऑफ वाउचर्स ओनली। वाउचर के अंदर ही तो सारे आते हैं, सारे के सारे वाउचर ही हैं, तो हम सी को मार्क कर देंगे कि सी इज द वाउचर। अब ये क्वेश्चन क्यों डाला मैंने, जानबूझ के डाला मैंने यहाँ पे क्योंकि सारे ही आंसर सही हैं। तो हम क्या करें एग्जाम में, तो जो सबसे सही है मेजर हेड है आप उसको यूज करोगे। वाउचर के अंदर ही आते हैं ना बेटा, कैश, ट्रांसफर, क्रेडिट, वाउचर्स, ये सारी चीजें। तो आप मेन चीज को मार्क करोगे वाउचर। अगर इस पर आपने इनवॉइस मार्क कर दिया, ये है तो सब सही, फिर आप टीचर के साथ बहस कर सकते हो कि यार सर देखो आपने बोला था वाउचर, मेरे को ए दिखा मैंने मार्क कर दिया। आपकी भी बात सही है, मैं बोल रहा हूँ ना सारे ही सही हैं, लेकिन फिर भी आपको अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है, तो वाउचर इज द करेक्ट आंसर है। समझे तुम बात को। अब इसमें बोलोगे सर मेरे को बी लगा था सर, बी इनवॉइस सर, तेरा भी सही है, पर मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ, अगर तू सी मार्क करेगा तो तू सबसे सेफ प्लेस पे होगा। ठीक है चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो सही बात है, बिल्कुल रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। डेबिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या बात है, नॉमिनल का रूल गलत लिखा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो उसमें उल्टा लिखा हुआ है। सिर्फ 2 पॉइंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑफ नेचर। बिजनेस ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा होता है, इकोनॉमिक होता है, मतलब उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूडेड होती है। मॉनिटरी होता है यानी कैश या मतलब मॉनिटरी मनी के टर्म्स में होता है। फाइनेंशियल होता है, तो बिल्कुल सारे ही सही है भाई, सभी होता है, डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रांजैक्शन कैसा होता है, वैसे ही तो है ना, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है मतलब बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक है यानी प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड है, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन का बेसिक नेचर यही है, सब कुछ होता है वो। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तुम करते जा रहे हो साथ में या मेरा देख रहे हो, तारक मेहता चल रहा है, मैं जेठालाल दिख रहा हूँ तुझे। अरे भाई करता जा, खुद से करता जा और देख सही या गलत आ रहा है। कितने सही हो गए अभी तक बताओ। चलो मैं पूरे कर लेता हूँ एमसीक्यू, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ कितने तुम्हारे सही हुए। ठीक है रुको अभी करने दो, 4-5 और हैं। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल नाम की एक चीज होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ही हमें बोलता है कि सारे के सारे जो भी आपके खर्चे, जो भी आपके एसेट्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखेंगे, फिर उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट अक्रूवल मनी नन ऑफ द, तो कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल वही है, तो कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से ही होता है। नेक्स्ट, ब्रांचेस या सब डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग कौन सी बताओ। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 होती हैं, कॉस्ट, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल और मैनेजमेंट यहाँ दी हुई है तो बोथ ए एंड बी, कॉस्ट दी नहीं हुई है तो सारी होती है, कॉस्ट होती है, फाइनेंशियल होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। हो गया। नेक्स्ट, पिक ऑड वन आउट। ऑड वन आउट निकालते हैं भाई। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, अक्रूवल बेसिस, कैश और अक्रूवल बेसिस वाला बेसिस है ये, ठीक है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल है, प्रूडेंस भी प्रिंसिपल है, तो 3 प्रिंसिपल्स है। अक्रूवल सिर्फ बेसिस है, कैश एंड अक्रूवल बेसिस, ठीक है। तो क्योंकि अक्रूवल सिर्फ लिखा होता ना तो वो प्रिंसिपल था, लेकिन अक्रूवल बेसिस लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो बेसिस हो गया ना, ये तो कैश एंड अक्रूवल बेसिस वाली चीज हो गई। ये तो फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग हो गया, कौन सा फॉलो कर रहे हैं। बाकी 3 जो है प्रिंसिपल्स हैं, तो बी इज ऑड वन। नेक्स्ट,
Titan and Company bought a machinery for 1,50,000 on credit from Ramesh Electricals. What would be the journal entry? यार मतलब तुम बताओ मुझे, अब मैं क्या ही बोलूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। टिंटन एंड कंपनी बॉट अ मशीनरी, मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट टू रमेश इलेक्ट्रिकल्स, रमेश से लेके आया क्रेडिट में 1,50,000 की एंट्री, मशीन टू रमेश इलेक्ट्रिकल, ये रही बी, सिंपल सी एंट्री, मशीन आया टू रमेश इलेक्ट्रिकल्स क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हो गया। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉस्ट कॉल्ड, व्हाट आर द कॉस्ट कॉल्ड, कॉस्ट को क्या बोलते हैं, विच आर इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने के लिए जो हम खर्चे करते हैं तो खर्चे बोलते हैं उनको, खर्चे यानी एक्सपेंसेस। यस, इसका तो आंसर सिंपल था। व्हाट आर द कॉस्ट कॉल्ड, उन कॉस्ट को एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय बिजनेस इन प्रोसेस टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं या एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर नाम की चीज लिखी नहीं हुई है, उसको इनकम बोल नहीं सकते, रेवेन्यू बोल नहीं सकते, कैपिटल नहीं बोल सकते। एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस दोनों ही करेक्ट आंसर थे, तो यहाँ पे एक्सपेंस दिया हुआ था, मार्क कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, डैश आर द एसेट्स दैट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन बी टच्ड एंड सीन, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं। ये तुम्हें पता है, पता है तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें पता है। आंसर बताओ तुम मुझे, और तुमने ये भी बताओ। अब इसके बाद तो मेन क्वेश्चन शायद 3 मार्क का शुरू है ना, तो 16 में से तुम्हारे कितने सही हुए, 16 में से तुम्हारे कितने सही थे बताओ, बोलना भाई बोलना, अभी तूने किया ना मेरे साथ साथ। 16 में से कितने सही थे, सारे के सारे सही थे क्या, या फिर कुछ 1-2 गलत हो गए, बताओ। 16 में से तुम्हारे कितने सही थे, अरे बता ना भाई बता ना, तू डुअल वे कन्वर्सेशन क्यों नहीं रखता है मुझसे, अकेले अकेले मैं बात करूँ अच्छा लगेगा तुझे, ऐसे तू बात करता रहे और मैं सिर्फ सुनता रहूँ, जवाब ना दूँ, तुझे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो मुझे भी नहीं लगता, बोलना भाई। चलो, तो इसका आंसर तुम्हें पता है, मैं नहीं बता रहा भाई, वो रोहित से छुड़वा देते हैं थोड़ा थोड़ा ये तुझे पता होगा, नहीं पता तो पता होना चाहिए अभी तक। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अक्रूवल बेसिस बेटा 2 बेसिस हैं, एक है कैश बेसिस, एक है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल, अब कैश बेसिस क्या बोलता है कि जब भी कैश इज रिसीव्ड या पेड तो आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। अक्रूवल क्या बोलता है, बहुत सिंपल बोलता है बेटा, देख, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड, जब कमा दिया आप लिख दो वेदर रिसीव्ड और नॉट, है ना, और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो जब वो ड्यू हो गए, मतलब मुझे देने का दायित्व बन गया। मेरे यहाँ किसी ने 1 महीना काम कर लिया तो मुझे उसकी सैलरी देनी है, दे दी अच्छी बात है लिखेंगे ही, नहीं दी है अभी तक तो आउटस्टैंडिंग है, आपको उसको लिखना पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज़ है, तो एक्सपेंसेस इनकम्स आप रिकॉर्ड करोगे, इनकम्स व्हेन दे आर अर्न्ड, कैश में रिसीव हुई तब नहीं, आपने क्रेडिट सेल करी है तो भी आप लिखोगे। तो अक्रूवल बेसिस थोड़ा सही, अपन जो पूरा 11th फॉलो करता है ना वो अक्रूवल बेसिस ही करते हैं, ठीक है। सिंगल एंट्री नाम का एक चैप्टर है, वहां पे वो कैश बेसिस फॉलो करता है बंदा, एक सिंगल सा प्रोप्राइटर आखिरी चैप्टर में, पर मोस्टली हम पूरा अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस के हिसाब से ही करते हैं। तो अक्रूवल ये होता है, 2 एडवांटेज, अरे 2 क्या बहुत सारे एडवांटेज हैं, ये हमें हमेशा ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताता है, करेक्ट प्रॉफिट बताता है बिजनेस का, और ये थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड है, इसमें सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी तरह लागू होते हैं। तो अक्रूवल भाई बहुत ही अच्छा है, और बिजनेसेस के करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अक्रूवल मेथड ही सबको फॉलो करना चाहिए। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यूज या एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड व्हेन दे अक्रू या बिकम ड्यू। तो आप सिंपल बोलो, इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्सपेंसेस व्हेन दे आर ड्यू, दे आर रिकॉर्डेड, एंड नॉट वन एक्चुअल मनी इज पेड एज, एक्चुअल पैसा कभी भी मिले पहले ही हम रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, गिव्स अ ट्रू एंड फेयर, ये याद कर लेना भाई अच्छे से, गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या है, मोर साइंटिफिक, रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट। भाई कंपनीज एक्ट किसी को कैश बेसिस के बुक्स को नहीं मानता, कैश बेसिस पे किसी ने बुक्स बनाए ना कि जब पैसा आ रहा है तो वो लिख रहा है, इसकी जो किताबें हैं उसको कोर्ट नहीं मानता, लॉ के हिसाब से नहीं है वो। अक्रूवल बेसिस आप फॉलो कर रहे हो तो आपके जो बुक्स हैं वो एज ए एविडेंस आप कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हो। डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बहुत साल तक चलेगा, रेवेन्यू जो 1 साल से कम का खर्चा है, ये इनको डिस्टिंग्विश करने में भी अक्रूवल मदद करता है। तो ये उसके थे एडवांटेजेस। आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयर अ परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न जर्नल बोल दो उसको, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये तो भाई सबसे सिंपल सी चीज़ है, एक फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट आपको ना याद कर ही लेना है, फॉर्मेट कर ही लेना है याद यार, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट,
डेबिट नोट का नंबर, LF डिटेल्स एंड अमाउंट। ये आपको बस जैसे कॉलम्स याद कर लेने, बाकी लिखना तो बहुत ही सिंपल है। जनवरी 5 रिटर्न गुड्स टू मैसन्स कार्तिक ट्रेडर 1200 के आपने परचेज रिटर्न करा है, तो आपको सिर्फ रिटर्न लिखना था, परचेज रिटर्न वाली चीजें लिखनी है। पहले तो देख लो इसमें से परचेज रिटर्न वाली चीजें हैं कौन कौन सी जो आपको लिखनी है। रिटर्न गुड्स टू तो मतलब ये परचेज रिटर्न वाला ट्रांजेक्शन है। गुड्स रिटर्न टू ये भी परचेज रिटर्न वाला ट्रांजेक्शन है। गुड्स रिटर्न टू ये भी परचेज रिटर्न वाला ट्रांजेक्शन है। लेस ट्रेड पर तो इसी के ऊपर है। रिटर्न आउटवर्ड्स वही परचेज रिटर्न ही हुआ, रिटर्न आउटवर्ड, सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखने। सबसे पहले बुक्स में यही देख लेना कि जो ऊपर दिया है ना, जो बुक बनानी है, क्या ट्रांजेक्शन वो है कि नहीं है। कभी कभी नया सा ट्रांजेक्शन रिटर्न इनवर्ट दे दिया होता तो वो लिखते ही नहीं हम, है ना। तो ये तो सारे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। रिटर्न गुड्स टू कार्तिक 1200, तो आप क्या करोगे, पहली ये तारीख डालोगे जनवरी 5, कार्तिक को 1200 के गुड्स, डिटेल में भी 1200 बाहर भी। डिटेल में क्या आता है देखो मैं बताता हूँ। दूसरा गुड्स रिटर्न टू साहिल 2500, तो ये जनवरी, साहिल 2500 डिटेल में, 2500 बाहर। अब ये डिटेल का मतलब क्या होता है, कभी ये डिस्काउंट्स वगैरह दिए ना, वो डिटेल में अपन माइनस करके लिखता है। तो जनवरी 17 गुड्स रिटर्न टू कोहिनूर ट्रेडर्स फॉर लिस्ट प्राइस 2000 लेस 10%, है ना। तो इसको आप अंदर लिखोगे, देखो कैसे, जनवरी 17 कोहिनूर ट्रेडर्स 2000 लिखे आपने, माइनस कर दो TD, माइनस कर दो TD ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये आपने लेस कर दिया और 1800 आपने बाहर लिखे। सिंपल सी चीज़ है बेटा, बस इतना सा करते हैं अपन इसमें। उसके बाद क्या है, 28 ये यहाँ नहीं आएगा, ये वाला यहाँ आएगा अमाउंट, और ये जनवरी वाली तारीख यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट तो इसी के साथ था ना। तो 28 जनवरी को हांडा ट्रेडर्स रिटर्न आउटवर्ड्स टू हांडा ट्रेडर्स 550, ये हांडा ट्रेडर को 550 की चीज़ वापस की। उसके बाद आपको यहाँ पे 31 जनवरी, जो भी महीना दिया है सब जनवरी दिया था, जनवरी की आखिरी डेट होती है बेटा 31 जनवरी, वो तुझे डालनी है यहाँ पे 31 जनवरी 1 ही लिख देता हूँ, 31 जनवरी 14, ये आपने डेट लिखी। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है ये आपको दिमाग में होना चाहिए। परचेज यानी डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, एंड इसका टोटल जो भी मेन अमाउंट का आएगा वो आप लिख दोगे, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे, और ये सबके फॉर्मेट सेम है बेटा, सबके फॉर्मेट्स जो है वो मोस्टली आपको डिटेल सेम। आप एक बार वन शॉट देखोगे ना, मैंने उसमें सारे के सारे फॉर्मेट्स के लिए एक ही फॉर्मेट बताया, तो आप एक बार वो वन शॉट देख लो, आपका आधे 1 घंटे का वन शॉट है वो। ये सारे, ये 4 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे, आई एम श्योर, 100% श्योर, ये 4 मार्क्स आपके वहाँ पे पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, मोहित एज फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है अपने को, तो बस पहले तो अपन फॉर्मेट बना देंगे, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, बना दिया आपने, समझो कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कहाँ आएगा सर, पहला कैश में ऐड हो जाएगा और दूसरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सिंपल है, पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको मैं बताता जाता हूँ। बिजनेस स्टार्ट किया आपने तो कैश बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा, तो बिजनेस कमेंस या बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, पूरा तो मत लिखना, मैंने आपको बताया बिजनेस कमेंस लिख दो, काफी है। कैश बढ़ा आपके पास एंड कैपिटल में भी आपने अमाउंट डाल दिया, खत्म हो गई बात, पहला ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000, अब रोहित से लिए हैं, अब रोहित अगर नाम आ गया आपके पास, अगर नाम आ गया मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, तो गुड्स आपने परचेज किए तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक में आप परचेज प्लस करोगे, लेकिन वहीं आपका क्रेडिटर भी बढ़ गया, तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर आप लिखोगे और क्रेडिटर में प्लस कर दोगे, क्योंकि आपका क्रेडिटर बढ़ गया, आपको पैसे देने हैं इसको, तो स्टॉक और क्रेडिटर में आप ऐड करोगे, यहाँ से आप स्टॉक में प्लस करोगे, दूसरा आप क्रेडिटर नाम की चीज़ बना दोगे लाइबिलिटी साइड। उसके बाद आपको बनानी है न्यू इक्वेशन, जितना आया है उसको प्लस कर दो, बस बाकी सारी चीज़ें खत्म, ये पूरा प्लस करके आपको लिख देना है। न्यू इक्वेशन में न्यू और इक्वेशन पूरा लिखना, ज़्यादा आलसी मत बनना ये लिख के, ठीक है कोई आलस फिर एग्जामिनर निकाल देगा तुम्हारा, पूरा न्यू इक्वेशन लिखना और अच्छे से करना ही आपको। न्यू इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, तो यहाँ 2 के बाद ही बनेगी, फिर 1 के बाद बनती चली जाएगी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, कॉस्टिंग 17,500, 20 में बेची हैं, तो गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, तो यहाँ पे देखो क्रेडिट पे बेची, तो मनीष नाम का एक डेटर बनेगा मेरा, मुझे डेटर से पैसे लेने, डेटर से कितने पैसे लेने, मैंने 17,500 की चीज़ें 20,000 में बेची हैं, तो मुझे पैसे कितने लेने सर, डेटर से आपको लेने पड़ेंगे 20,000, ठीक है भाई, तो डेटर में तो 20,000 प्लस कर दिए। चीज़ें कितने की गई, 17,500 की चीज़ें थी ना, तो स्टॉक में से चीज़ें गई
कितने की गई? 17,500 की चीजें गई। मतलब मैंने जो आइटम बेचा दैट वाज 17,500 का, मिले 20,000, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट्स और लॉसेस को अपन कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। याद रखना बेटा, कैपिटल में सारे प्रॉफिट्स ऐड हो जाते हैं, कोई भी लॉसेस है तो यहाँ से माइनस हो जाते हैं, वैसे ही इनकम होती है तो प्लस हो जाती है, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो माइनस हो जाता है कैपिटल से। चारों चीज़ें कैपिटल से ही करते हैं। तो यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है बेटा 2,500 का, दिख रहा है तुम्हें? 20,000 मिले, 17,000 की चीज़ थी, 17,500 की, तो 2,500 आपका प्रॉफिट हो गया। इसको आप कैपिटल में ऐड कर दोगे या ना यहाँ पे लिख दोगे। देखो कैसा, 17,500 स्टॉक से माइनस, डेटर में प्लस, डेटर बन गया मेरा, डेटर एसेट साइड, पैसा लेना है इससे तो एसेट है, और 2,500 रुपये मेरा हो गया प्रॉफिट। समझे बात को? नेक्स्ट वाले पे आते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, फर्नीचर आया, कैश गया 10,000 रुपये का, सिंपल है। कहाँ गया? परचेज फर्नीचर, 10,000 का कैश गया मेरे पास से, 10,000 का फर्नीचर आ गया, मुझे आ गया मेरे पास, खत्म। नेक्स्ट, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब जब फुल सेटलमेंट आए तो याद रखना कि इसके बाद मुझे सामने वाले को पैसे नहीं देने। रोहित से गुड्स लिए थे 50,000 के, मैं इसको दे रहा हूं 48,000, तो 2,000 रुपए का क्या हुआ बेटा? इसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये मेरी इनकम है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनकम्स को कहां भेजोगे आप? सर कैपिटल में ऐड करेंगे, है ना? तो 2,000 रुपए को तो आप कैपिटल में ऐड करोगे, और 50,000 रुपए का पूरा इस क्रेडिटर को माइनस करोगे। मुझे 50 देने थे ना बेटा, अब मैं उसको 48 में सेटल कर रहा हूं, मतलब मैं इसको इसके बाद कुछ भी नहीं दूंगा। तो जब क्रेडिटर था 50 का, इसको तो पूरा 50 माइनस करूंगा मैं, पूरा 50,000 माइनस करूंगा इसमें से, लेकिन मेरा कैश कितना गया होगा? सिर्फ 48,000, सिर्फ 48,000 गया होगा। क्यों? क्योंकि 2,000 कम दिए। 2,000 क्या था? मेरा फायदा, इट वॉज डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो मेरा फायदा है, इसलिए मैं इसको कैपिटल में ऐड करूंगा। समझे आप बात को? फिर से देख लो, 50,000 का क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर में से माइनस कितना करेंगे? पूरा 50,000। कैश कितना गया मेरे यहां से? तो कैश तो सिर्फ 48,000 गया सर, क्योंकि 2,000 का सामने वाले ने डिस्काउंट दे दिया। दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड बाय मी, दिस इज माय इनकम, और इनकम्स कैपिटल में प्लस हो जाते हैं, वो मैंने प्लस कर दिया। समझे? नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000, मनीष ने 20,000 रुपए दिए, तो मनीष से 20,000 रुपए हटा दो, यहाँ से माइनस और कैश में प्लस कर दो, हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन, खत्म। और ये लास्ट इक्वेशन। अब किसी किसी स्कूल में उन्होंने बोला कि ये वाला टोटल और ये वाला टोटल भी लिखो, तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों साइड का टोटल ऐसा कुछ आ जाएगा 179,500, यहाँ पे भी 179,500 ऐसा आ जाएगा। लिखना है तो लिख देना, वैसे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ खत्म है, बट अगर टोटल पूछे तो लिख देना आप। तो दिस इज द आंसर। समझे आप बात को? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट वाले पे आगे बढ़ते हैं। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड? भाई देखो, मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ना, अभी अभी मैंने एक वीडियो डाला था थोड़े दिन पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उस पर थ्योरी में यही वाला चैप्टर लिखा था। इसमें से 3 या 4 मार्क का मस्त सा क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक केस स्टडी टाइप का दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको आंसर निकालना पड़ेगा, और ये वैसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन? आप बताओ कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं फॉलो किया। तो पहला, अ कंपनी लॉस्ट वाइटल मशीनरी इन एन एक्सीडेंट ऑन 2 मार्च 2024। बहुत बड़ी वाइटल मशीनरी, इंपॉर्टेंट मशीनरी का लॉस हो गया इनको। विच विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि भाई मशीन का नुकसान हुआ है और भैया प्रोडक्शन पे भी फर्क आएगा, अब चीज़ें कम बन पाएंगी, कम प्रोड्यूस हो पाएंगी। एज अ रिजल्ट इट इज़ लाइकली टू लूज बिजनेस टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, मतलब मुझे नुकसान होगा, कॉम्पिटिटर से कम पे ही रहूँगा मैं। The company has not disclosed this fact in annual report of the year ended 31st March. कंपनी ने ये नहीं दिखाया, तो इन्होंने क्या फॉलो नहीं किया है? आप बताओ मुझे, क्या फॉलो नहीं किया है? यार ये बहुत बड़ी सी चीज़ थी, है ना? कंपनी में नुकसान हो गया, एक मशीन टूट गई मान लो, पर उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा अभी प्रोडक्शन पे, और इन्होंने नहीं दिखाया। तो इन्होंने क्यों, मतलब कौन सा प्रिंसिपल था जो नहीं फॉलो किया इन्होंने? कौन सा प्रिंसिपल था जो नहीं फॉलो किया? बताओ कौन सा? फुल डिस्क्लोजर आ रहा है तुम्हारे जहन में दिमाग में, तो बिल्कुल वही सही है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर इन्होंने फॉलो नहीं किया है। इनको फुल डिस्क्लोजर देना चाहिए था कि जो भी यूजर को इन्फॉर्मेशन अफेक्ट कर सकती है आपको लिखनी पड़ेगी, पर इन्होंने नहीं लिखी, तो इन्होंने गलती करी, इनको करना चाहिए था, है ना। दूसरा, एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज सिक्योरिटीज एज करंट एसेट हैविंग मार्केट वैल्यू सब्सटेंशियली लोअर देन द कॉस्ट प्राइस।
कंपनी कंटिन्यूज टू शो देम एट कॉस्ट। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए पे लिया था, पर आज वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में, समझो किसी का शेयर ले लिया था मैंने, ओला आई थी, ओला का शेयर ले लिया मैंने 150 रुपीज़ में, आज वो शेयर 40 रुपए पे चल रहा है ना। मतलब उस हिसाब से अगर मैं देखूं, समझो ऐसा मान लो कि मेरी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, आज वो इन्वेस्टमेंट कितने की दिखी, 40 के भाव से 40,000 की दिख रही है। भाई मेरा एसेट मैसिव कम हो गया है, आज इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, तो मुझे दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं बुक्स में इसको 1,50,000 पे दिखा रहा हूँ। बताओ मैं क्या फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ। है तो गलत, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने क्या फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे आपने नहीं फॉलो किया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब ऐसे लॉसेस जो फ्यूचर में आपको हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बेचोगे ना, और इसको बेचोगे तो लॉस होगा। कितना लॉस होगा, सीधा 90,000 का आपको लॉस होगा। तो ये लॉस आप आज ही दिखाओ ना, आप उसको कॉस्ट पे क्यों दिखा रहे हो। सर आपने ही तो बोला था कि एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाना चाहिए, एसेट्स को, टेंजिबल एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को, वो भी जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनको तो भाई उनके एग्जैक्ट रेट पे दिखाना चाहिए, पर आप नहीं दिखा रहे हो। तो ये आप प्रूडेंस फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में ये लॉस होगा और आपने बताया नहीं है किसी को, फिर आपका सत्यम जैसा स्कैम होगा, डूब जाएगी कंपनी, है ना। तो प्रूडेंस आपने आप फॉलो नहीं किया। ऐसे आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ। और हो सकता है उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ लें, अभी तो ये 2 ही लिखे हैं, हो सकता है इनका एक्सप्लेनेशन भी पूछ ले, तो एक्सप्लेन तो आप कर लोगे अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाली चीज पे आते हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। रेक्टिफाई करने हैं आपको। अब पहले तो भाई देखो, कॉपी पेन उठाओ और करके देखो, सिंपल सी एंट्रीज है, बिल्कुल सिंपल सी। मैं आपको बता देता हूं, 2 वर्ड मैं बता दूं, हिंट मैं दे देता हूं। ओवरकास्ट का मतलब होता है कि मुझे बढ़ी हुई वैल्यू दिख रही है, कायदे से करेक्ट ये चीज है कि मुझे उसको कम करके दिखाना है। अंडरकास्ट का मतलब कि वो चीज कम पे दिख रही है, और सही करने का मतलब मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा, ये सही करना है उसका। बस यही होता है ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। बहुत ही सिंपल एंट्रीज होती है, एक बार ट्राई करो तुम, फिर वीडियो देखो तो ज़्यादा बेटर। करोगे पॉज, है हिम्मत कि हम कर पाएँ, या फिर बस तारक मेहता चल रहा है हम तो देखेंगे। देखो चलो मैं बताता हूँ, वैसे पॉज करके करना अगर हो सके तो, फिर मैच करना। करते हैं चलो। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 700। सेल्स बुक का मतलब पहले तो देखो बैलेंस कौन सा है। सर सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ओवरकास्ट यानी सर बढ़ा हुआ दिख रहा है, इतना समझ आया। इस ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आया कि सेल्स बुक ओवरकास्ट, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा। सेल्स यानी क्रेडिट, इनकम होती है, तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है। सही करने के लिए क्या करूँ सर, सही करने के लिए आप डेबिट कर दो, इसको कर देंगे। तो सेल्स को डेबिट करेंगे, तो अपन लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या, टू सस्पेंस, क्योंकि कुछ भी नहीं है नीचे, टू सस्पेंस, क्योंकि बुक्स में यूजुअली, बुक्स में कैसे करोगे आप, तो टू सस्पेंस, सेल्स टू सस्पेंस, 700 रुपये की एंट्री हो जाएगी आपकी, है सिंपल। दूसरा देखो परचेज बुक। अब सर परचेज बुक मतलब सर परचेज यानी डेबिट बैलेंस, परचेज हमारा खर्चा मतलब डेबिट बैलेंस। ओवरकास्ट ये भी ज़्यादा दिख रहा है सर, तो इसको कम करना है। डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप परचेज को क्रेडिट कर दो। परचेज को क्रेडिट कैसे करेंगे, टू परचेज ऊपर सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना हुआ 500 रुपए से इसको डेबिट कर दो। हो गया, समझ में आ रही है बात। तीसरा देखो सेल्स रिटर्न बुक। सर सेल्स जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, मतलब ये डेबिट बैलेंस की बात हो रही है। ओवरकास्ट मतलब सर ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, सही करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। भाई डेबिट को सही करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को सही करने के लिए डेबिट। बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है, तो कम करने के लिए माइनस थोड़ी कर सकता हूँ मैं, उसको उल्टा करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न बुक को भी आपको करना है क्रेडिट, तो आप लिखोगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न बुक 300 रुपये, और ऊपर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, कितना 300 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, एक खुद कर लोगे या सारे ही मैं करवा दूं, एक खुद करो और ये जर्नल एंट्री खुद बताओ मुझे, बहुत हो गया तुम्हारा मस्त, तुम तो तारक मेहता की तरह देखे जा रहे हो, है ना। खुद करो। परचेज रिटर्न बुक, परचेज होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न, हाँ वही। अब वो ओवरकास्ट है फिर से, मतलब बढ़ा हुआ है,
तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो और एंट्री पास करो। ये एंट्री तुम खुद बताओगे, ठीक है। चलो ये हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके आंसर पे मत जाना, ठीक है। चलो मैं ये दिखा देता हूँ पहले, तो इसको करो, पहले पॉज करो और करो। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, टरक वर्क वाला है, देखते हैं। अब इसमें तो सबसे पहले आप एक भूमिका बना लो क्वेश्चन की। भूमिका, अरे भाई मतलब अपने वर्ड्स में इस क्वेश्चन को लिख लेंगे अपन, उसके बाद अपन इस चीज़ को करेंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2011, चलो भाई मैं लिखना चालू करता हूँ। 1 अक्टूबर 2011 जुनेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 2 ट्रक्स फॉर 10 लाख ईच। तो 2 ट्रक परचेज किए हैं और 10 लाख रुपए का एक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ऑन जुलाई 1, 2023 1 ट्रक वॉज इन्वॉल्व। तो पहले तो मैं देखो ये साल कब खत्म हो रहा है, पहले आपको देखना है कि 31 मार्च को खत्म हो रहा है या फिर जनवरी को या दिसंबर को। देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% ऑन WDV, ये लिख ही देता हूँ। रिटर्न डाउन वैल्यू 10% पर एनम। द बुक्स आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, ठीक है। गिव द ट्रक अकाउंट फॉर 11 to 14, ठीक है। तो मतलब जब ये अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट डेट मुझे 2013 की दिख रही है। पहले ये देखो कि खत्म कब हो रहा है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट होके 6 मंथ्स लगेंगे बेटा 31 मार्च 2012 पे पहुंचने के लिए। अक्टूबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने आप मार्च तक पहुंच जाओगे 2012 की। फिर नया ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 से। और इस वाले साल क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है क्या, देखते हैं। 2000 ऑन जुलाई 2013 1 ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, फिर 13, फिर 14, मतलब इस साल कुछ भी नहीं हो रहा। फिर इस साल फिर कुछ नहीं हो रहा, और ये साल 31 मार्च 2013 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। 31 मार्च 2013 पे जाके ख़त्म होगा, ये सेम ही चीज़ें रहीं। उसके बाद क्या हुआ, ऑन जुलाई 1 2013, अब ये मार्च हुआ, अप्रैल मई जून और ये जुलाई की पहली तारीख। तो मतलब ये 1 अप्रैल 2013 में साल स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ही आगे गए थे अपन, और जुलाई 1 जुलाई 2013 को क्या हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, 1 truck was involved in an accident and was completely destroyed and 6 lakhs were received from the insurance company in full settlement. इसका मतलब 10 लाख रुपए में बेटा आपने जो ट्रक एक खरीदा था वो खत्म हो गया, गया खत्म। इसके बदले 6 लाख रुपए हमको इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, तो अपन मानेंगे कि 6 लाख रुपए अपने पास आ गए, ठीक है भाई, ये हो गया। ऑन December 31, 2013 अनदर ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। 2013 दिसंबर, थोड़ा सा साल ये आगे गया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर आया, दिसंबर में एक और ट्रक। 31 दिसंबर 31 दिसंबर, दिसंबर को DEC लिखता हूँ ताकि मंथ्स में कंफ्यूजन ना हो। 2013 को 31 दिसंबर को एक और ट्रक जो 10 लाख का था वो भी ख़त्म हो गया। आगे क्या हुआ, वॉज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट एंड वॉज डिस्ट्रॉयड पार्शियली विच वॉज नॉट इंश्योर्ड, ये इंश्योरेंस नहीं था इसका। इट वॉज सोल्ड ऑफ फॉर 1,50,000, मतलब इसके बदले कितने मिल गए बेटा, 1,50,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। 1,50,000 1,50,000 1 2 3 4 1,50,000 आपको इसके मिल गए। ऑन जनवरी 31, भाई बस करो यार, साल ही ख़त्म नहीं हो रहा है इनका। जनवरी 1, 2024, यानी फर्स्ट है 31 है, 31 जनवरी 2014, 13 खत्म हुआ दिसंबर में, फिर नया साल चालू हुआ 14 को। क्या हुआ, जनवरी 31 2014 को कंपनी परचेज अ फ्रेश ट्रक फॉर 12 लाख का कंपनी ने परचेज किया। चलो अब खत्म हुआ, बस ये 12 लाख का परचेज किया है, बस यहीं तक बनाना होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मैटर क्लोज, बुक्स आर क्लोज एवरी ईयर मार्च, गिव द ट्रक अकाउंट 11 से लेकर 14 तक, तो मतलब ये साल ख़त्म भी करना है, 31 मार्च 2014 तक का अकाउंट बनाना है। वाह भाई, तो भाई देखो ये करना है पूरा, ये थी भूमिका जिसकी मैं बात कर रहा था। अब मैं ना ऊपर को नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ लिया खत्म हो गया, बार बार पढ़ने से क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ही होगा, तो ये टाइम वेस्ट आप यहीं पे कर लो और इसको देख के बहुत इजीली आपका अकाउंट बन जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया तो। अब देखो ना मैं बनाता हूँ, देखना कितना ईजी रहेगा, मैं सिर्फ यहाँ देखूंगा और डेट्स भी मुझे पता चल गई, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, करके देखते हैं। देखो आप 1 अक्टूबर 2011 को मुझे एंट्री करनी है, पहले तो परचेज की 2 ट्रक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बनाऊंगा मैं ट्रक अकाउंट, अरे इस जगह नहीं छोड़ी, चलो ये ट्रक अकाउंट है, पर्टिकुलर्स वगैरह लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे आ जाएगी डेट, यहाँ पे आएंगे पर्टिकुलर्स,
रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। ठीक है, चलो इस ट्रक अकाउंट को बनाते हैं। अब आपने 1 अक्टूबर 2011 को आपने खरीदे 2 ट्रक्स, तो 2 बैंक, 2 ट्रक खरीदे आपने, तो 20 लाख रुपए के हुए, 10 लाख का एक। इस साल कुछ भी नहीं हुआ था, तो 31 मार्च 2011 था बेटा अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11 खत्म, जनवरी फरवरी मार्च यानी 12 चालू, तो 31 मार्च 2012 डेट्स पे ध्यान रखना है आपको। इस पे आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे बाय डेप्रीसिएशन। कितने के ट्रक है सर? 20 लाख रुपए के ट्रक्स हैं हमारे पास, 10% हमारा डेप्रीसिएशन है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च से 6 महीने का डेप्रीसिएशन अपन लगाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में खरीदे हैं आपने। तो 00006210 और 10 और फॉलोड बाय ये 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन लगाया। 31 मार्च 2012 को आपका बैलेंस बच गया, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 20 में से ये गया तो 19 लाख रुपए का बैलेंस बच गया। ये आपने कर दिया यहाँ पे टोटल, ये यहाँ पे कर दिया टोटल, और ये यहाँ पर आपका आ गया 1 अप्रैल 2012 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19 लाख रुपए, 19 लैक्स। ठीक है, 19 लाख रुपए बैलेंस आ गया। अब देखो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 2012 में ये आया, पूरे साल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मस्त 12 से लेके आखिरी तक 31 मार्च 2013 तक बाय डेप्रीसिएशन फिर से लगा दो। अब डेप्रीसिएशन लगाना आसान है बेटा, 19 लाख रुपए हैं आपके पास, 19 लाख के ट्रक्स हैं, इनटू 10% डायरेक्ट, तो 1,90,000 डायरेक्टली आपका ट्रक का डेप्रीसिएशन आ गया। यहाँ पे आप बैलेंस भी निकाल दो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 19 लाख में से 2 लाख माइनस किए, 17 लाख 10,000 आ गया बैलेंस। ये आ गया आपका टोटल यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया मेरे पास? 17,10,000। समझे आप? अब जो हो रहा है देखो, यहाँ तक तो सिंपल हो गया था क्योंकि लिख लिया था मैंने, तो मतलब ये वाला पॉइंट दोनों खत्म। अब ये वाली 4-5 चीजें हैं जो मेरे को एंट्री करनी है। अब मैं 1 अप्रैल पे हूँ, ये एंट्री मैंने कर ली है। 1 जुलाई को एक ट्रक बिकेगा 6 लाख रुपए में, दिख रहा है? 1 जुलाई 2013 को एक ट्रक बिकेगा 6 लाख रुपए में। मैं इसको ट्रक 1 नाम दे देता हूँ, इसको ट्रक 2 नाम दे देता हूँ, और इसको ट्रक 3 नाम दे देता हूँ। सिंपल हो जाएगा मेरे लिए, है ना? ट्रक 1 बिका 1 जुलाई को, ठीक है। पहले मैं ट्रक 1 की चीजें कर लेता हूँ। कब बिका सर? ये बिका 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई 2013 को। तो सबसे पहले इस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दो। तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए रहेगी, तो रिटर्न डाउन वैल्यूज यहाँ से निकाल लेंगे अपन। ये दोनों ट्रक कितने के? 17,10,000। दोनों ट्रक कितने के? 17,10,000, है ना? तो वैल्यू, या फिर मैं WDV लिख देता हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ट्रक 1 कितनी आई? 17 लाख और 10,000 था ना, 17,10,000 का आधा, 17,10,000, 2 ट्रक है ना भाई 17,10,000 की, तो एक कितने की हुई? 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 0 0, 8,55,000 की ट्रक 1 आई। ट्रक 2 भी इतने की है, ट्रक 2 की WDV भी यही होगी क्योंकि आधी आधी तो थी दोनों, तो दूसरी ट्रक भी 8,55,000 की है, ये मैंने लिखी दिया यहाँ पे। तो ये ट्रक थी 8,55,000 की बेटा, और इस पे डेप्रीसिएशन तुमने कैलकुलेट करना है। और डेप्रीसिएशन कितने महीने का? देखो 8,55,000 पे डेप्रीसिएशन इज 10%, पर फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई तक। तो अप्रैल मई जून, जुलाई को कंसिडर नहीं करेंगे, 1 जुलाई को तो बिकी गई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रीसिएशन यहाँ पे लगेगा। तो डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 0 0 0 0, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 वाह भाई 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और ये 15 बचा, 4 3 जा 12, 30 बचा, 4 5 6 7, 4 7 जा 28, 20 बचा, 4 5 जा 20 हो गया। क्या? तो डेप्रीसिएशन आया 21,375 का डेप्रीसिएशन आया इस पे, है ना? और ये भी देख लो कितने में बिकी? 6 लाख रुपए में बिकी।
ठीक है, बैंक में कितना आ जाएगा आपके 6 लाख रुपए, इंश्योरेंस कंपनी ने 6 लाख दिए तो बैंक की जगह क्लेम भी लिखेंगे, और 6 लाख, ये सोचो डेप्रीसिएशन इतना लगा और बैंक में इतना आया। मशीन कितने की थी, मशीन वॉज 8,55,000 की, और ये दोनों फिगर्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दो प्रॉफिट या लॉस। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, प्रॉफिट या लॉस। देखेंगे क्या हुआ, ऑब्वियसली दिख रहा है लॉस ही हुआ है अपने को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन या फिर WDV कितना था सर, WDV था हमारे पास 8,55,000। इसमें से दो चीज़ें माइनस करनी है, डेप और बैंक वाला अमाउंट। डेप है 21,375 और 6 लाख रुपए का है हमारे पास बैंक का अमाउंट, तो ये दोनों माइनस कर दो, लॉस निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास। कर देते हैं, डायरेक्टली करता हूँ मैं। 5,000 में से 1,375 गया तो बचेगा 375 यानी 625। 5 में से 2 गया तो बचा 3, 5 में से 2 गया तो बचा 3, और 8 में से 6 गया तो बचा 2, तो 2,33,625 का आ गया लॉस। समझे आप क्या क्या। अब लिखना क्या क्या है, डेप्रीसिएशन, यही चीज़ें लिखनी है आपको, ये डेप्रीसिएशन लिखना है, बैंक लिखना है, लॉस लिखना है। लिख दूं मैं सारी चीज़ें, चलो लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर कब बिका यार, बस डेट बता दो मुझे एक बार, 1 जुलाई 2013। तो 1 जुलाई 2013 को 3 चीज़ें, बाय बैंक जो आपको इंश्योरेंस से क्लेम मिल गया था, बाय डेप्रीसिएशन ऑन ट्रक 1, और बाय लॉस। लॉस को आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा भले ब्रैकेट में लिख दो कि लॉस हुआ है ऐसा। तो बैंक में कितना मिला मुझे पता है, 6 लाख रुपए मिला, ठीक है। डेप्रीसिएशन कितना लगाया था आपने, 21,375, 21,375, और लॉस हो गया आपको कितना, 2,33,625, 2,33,625, और ये दोनों आए आपके वर्किंग नोट नंबर 1 से। तो ये हो गया एक मशीन का पूरा कैलकुलेशन। समझ में आया कैसे किया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरी कर रहा हूँ, दूसरा भी देख, उसका भी सेम कैलकुलेशन है। अब दूसरी वाली मशीन आई 31 दिसंबर को, ये पूरा खत्म हो गई, 10 लाख की मशीन, और 1,50,000 मुझे बैंक में मिला, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन 8,55,000 की मशीन है इंटू 10%। अब ये ख़त्म हो रही है 31 दिसंबर 2013 को। तो 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। तो 9 महीने तक ये मेरे पास रही, तो 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। 31 दिसंबर है ना, दिसंबर में पूरा काउंट करूँगा मैं। 0 0 0 0 3 ज़ा 4 ज़ा 4 को इससे काटना है, अभी तो काटा था, 21,375, 21,375 इंटू 3 कर देता हूँ, कितना आ जाएगा डेप्रीसिएशन, 3 5 ज़ा 15, 1 3 7 ज़ा 21, 22, 2 3 3 ज़ा 9 10 11, 1 3 1 ज़ा 3 4, 3 2 ज़ा 6, 64125 सही आ रहा है, 64125, हाँ सही है, 64125 का डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक है। अब 64125 का डेप्रीसिएशन आ गया, अब मुझे लॉस भी कैलकुलेट करना है, तो वो तो इसी मेथड से कर देंगे। सर WDV थी आपके पास कितनी, 8,55,000, इतने की मशीन थी। अब आपने इस पर डेप्रीसिएशन लगाया है, इसमें से कुछ बैंक में वापस मिल गया आपको, मतलब बेचा आपको मिल गया, तो इससे लॉस आ जाएगा। दो तुम देख लेते हैं, डेप्रीसिएशन लगाया मैंने 64125 का, और बैंक से मिल गया है मुझे 1,50,000। तो देखते हैं ये दोनों चीज़ें माइनस करके कि आंसर कितना आ रहा है, देखता हूँ मैं इसको अलग से थोड़ा प्लस कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ। 5,000 में से 4,125 गया तो बेटा बचता है 875। 5 में से 6 फिक्स तो जाएगा नहीं, 6 5 6 कितने होते हैं, 11 यानी 11 1 21, यहाँ से 21 माइनस करना है। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 640,728 का लॉस, बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन ये हो गया लॉस मशीन 2 पे, ठीक है। एक बार मैं वैल्यू चेक करूँ, 640,875, 640,875 सही है, क्या बात है भाई, अच्छा कर लेता हूँ ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कौन सी डेट को लिखेंगे, 31 दिसंबर 2013। फिर से लिखूंगा मैं, अलग कलर से लिख दूँ क्या, दूसरी मशीन है वैसे भी, दूसरी ट्रक है सॉरी, इससे लिख देता हूँ। बाय बैंक कुछ पैसा आया हमारे पास, बाय डेप्रीसिएशन, बाय
लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा लॉस, ठीक है। इसको मैंने बना दिया, मान लो वर्किंग नोट नंबर 2 से आई है ये सारी चीज़ें, और इसको मान लो आप वर्किंग नोट नंबर 2, ये था वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। चलो लिखता जाता हूँ मैं सारी चीज़ें। 64125 का डेप्रीसिएशन, 64125 का डेप्रीसिएशन, 1,50,000 आपका आ गया बैंक में, और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आया है 640,875, 640,875 और 5। ये दोनों हो गई मशीन्स हमारी, सॉरी ट्रक्स हमारी ख़त्म, ठीक है। मतलब ये वाली एंट्री कर ली, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बस 31 जनवरी को फिर से इन्होंने जो ट्रक खरीदा है इसकी एंट्री करनी है। करते हैं भाई, इसकी एंट्री कैसे होगी? 31 जनवरी 2014, यानी खरीदने की एंट्री तो यहाँ होती है, यहाँ पे होती है 31 जनवरी 2014 टू बैंक। 12 लाख की मशीन आपने खरीदी है फिर से। बस इसके बाद क्या करना है? बस साल ख़त्म, इसके बाद साल ख़त्म, ये वाली एंट्री भी होगी, साल ख़त्म 31 मार्च को, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो लास्ट आया 31 मार्च 2014। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे बाय डेप्रीसिएशन इस वाली मशीन पे, तो इस पे डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? 12 लाख पे 10%, और कितने महीने के लिए भाई? ये खरीदी आपने 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी के बाद क्या बचा आपके पास? फरवरी और मार्च, 2 महीने, तो 2 महीने का डेप्रीसिएशन 2/12, 0 0 0 0 12 वंस, और ये 4 0, 2 1 2 3 4, 20,000 का डेप्रीसिएशन आया। बाकी बचा हुआ बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाकी तो दोनों मशीन बिकी गई है, तो 12 लाख में से डायरेक्टली 20,000 माइनस कर दो, तो 11,80,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। या मस्त सा टोटल कर देना और ख़त्म हो गया, फाइनली ख़त्म हो गया। तो अच्छा खासा क्वेश्चन था यार, मतलब 1-2 साल में कुछ नहीं था, लेकिन लास्ट साल में अच्छा खासा सब कुछ दे दिया इन्होंने। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही आया ना मेरा? 11 सही है, इतना तो कर ही लेता हूँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब है ट्रायल बैलेंस ऑफ राहुल डिड नॉट एग्री, राहुल पुट द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट, सब्सिक्वेंटली ही लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स। अब इसने सस्पेंस अकाउंट खोला है और हमको एरर्स बोले हैं, तो देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं वैसे। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 6,000 वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। अब वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो आपको ने जब भी ये करना था, आपने करना था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश वैश जो भी, लेकिन इन्होंने क्या किया? वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। मतलब आपको मशीन डेबिट करना था, पर आपने वेजेस को डेबिट कर दिया, जो गलत है। तो वेजेस को डेबिट कर दिया, तो इसको क्रेडिट करो सही करने के लिए, है ना? क्या करेंगे? वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। आपको लिखना था मशीन अकाउंट डेबिट, आपने लिख दिया वेजेस अकाउंट डेबिट। तो सर पहले तो हम वेजेस को क्रेडिट कर देते हैं तो सही हो जाएगा, और ऊपर मशीन का इफेक्ट दे देते हैं, तो मशीन डेबिट, तो मशीन डेबिट टू वेजेस इसकी एंट्री हो जाएगी। समझे आप? क्योंकि मशीन का इफेक्ट देना है 600 रुपये से ही, मशीन डेबिट टू वेजेस 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपेयर्स टू मशीनरी 400 डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। अब रिपेयर्स है तो ये लिखना चाहिए था आपको रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, आपने लिख दिया मशीन अकाउंट डेबिट। तो जो लिखना है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट लिखना है, लिख दो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। जो लिखना है लिख दो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। और आपने मशीन अकाउंट डेबिट गलत कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दो टू मशीन। तो रिपेयर्स टू मशीन 400, रिपेयर्स टू मशीन 400, रिपेयर्स टू मशीन 400। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रिपेयर्स पेड फॉर द ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज 1000 वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। वही फिर से आपने सेकेंड हैंड मशीनरी का रिपेयर करवाया। बेटा ऐसे सेकेंड हैंड मशीनरी का रिपेयर भी मशीन अकाउंट में ही जाना चाहिए था, कॉस्ट में ऐड होगा। तो आपको करना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट, आपने कर दिया रिपेयर अकाउंट डेबिट। तो जो सही है मशीन अकाउंट डेबिट कर दो, रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट करो और हटाओ। तो मशीन टू रिपेयर 1000, मशीन टू रिपेयर 1000। ठीक है, नेक्स्ट। अगर ये कठिन लग रहा है तुम्हें तो तुमने रेक्टिफिकेशन सही तरह किया नहीं तो बहुत सिंपल था ये। तो वो वन शॉट देखो, रिपेयर ये बहुत ज़्यादा आसान है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जिस हिसाब से मैंने इसे गलत सही करके करवाया है वन शॉट में, आप देखना एक बार, बहुत ही ईजी लगेगा आपको। पर ये जो अभी करवा रहा था वो बहुत ईजी ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओन बिजनेस मटेरियल 8000 एंड वेजेस 2000 वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट वॉज मेड। तो इस पर तो बहुत सिंपल है, आप एंट्री कर दो। बिल्डिंग बनाई ना आपने, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट यही होनी चाहिए थी टू वेजेस,
और स्टॉक यूज किया है तो टू परचेसेस। तो बिल्डिंग टू वेजेस टू परचेसेस आपको ये एंट्री करनी है। बिल्डिंग टू परचेसेस टू वेजेस 10,000, 8,000, 2,000, तो ये तो सिंपल था। फर्नीचर परचेज फॉर 5,000 वॉज पोस्टेड टू परचेसेस अकाउंट एज 500। ये बढ़िया था गुरु। फर्नीचर परचेज फॉर 5,000 तो हमें लिखना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, हमने वो नहीं लिखा है। वॉज पोस्टेड टू परचेसेस अकाउंट, हमने इसकी जगह लिख दिया परचेस अकाउंट और वो भी 500 से, तो वो तो गलत लिखा, तो मैं उसको सही कर देता हूं। तो टू परचेस अकाउंट 500, ये तुमने गलती से डेबिट में लिख दिया था, मैंने क्रेडिट में लिख दिया, सही हो गया। अब ये सही तो हुआ है, मतलब फर्नीचर का इफेक्ट देना है और इसका इफेक्ट हटाना है, लेकिन ये अमाउंट तो डिफर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो बचा हुआ अमाउंट है सस्पेंस में डाल दो, 4,500 सस्पेंस खोल दो। तो फर्नीचर टू परचेज टू सस्पेंस 4,500, फर्नीचर टू परचेज टू सस्पेंस, सस्पेंस 4,500 का, समझे आप। तो ये कुछ ऐसा करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू करीम एट इट्स बुक वैल्यू 2,000 वॉज रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू करीम, एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू करीम, सही है, गलत है, बिल्कुल ही गलत है, मशीन जा रही है ना, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी करीम टू मशीन। ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू करीम, करीम टू मशीन, एंड इट्स सॉरी ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू इट बुक वैल्यू 2,000 वॉज रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। आपने टू मशीन की जगह गलती से लिख दिया टू सेल्स, सेल्स बुक में लिखना मतलब सेल्स कर दिया आपने, तो भाई सेल्स हटाना है तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, मशीन का इफेक्ट देना है तो मशीन का इफेक्ट दे देंगे, टू मशीन, तो सेल्स टू मशीन एंड अमाउंट वुड बी 2,000, सेल्स टू मशीन एंड अमाउंट वुड बी 2,000, ठीक है। लास्ट, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज पोस्टेड वॉज नॉट पोस्टेड टू लेजर। सेल्स रिटर्न बुक का बेटा बैलेंस कौन सा होता है, सेल्स का होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का क्या हुआ, डेबिट। तो आपने डेबिट में कोई चीज नहीं लिखी है तो अब लिख दो, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखो, लेकिन नीचे क्या लिखोगे, कुछ है ही नहीं, सस्पेंस। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, खत्म हो गई चीज। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला था, सस्पेंस अकाउंट भी इन्होंने निकालना है, रेक्टिफाई द अबव एरर्स एंड प्रिपेयर ए सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफाई तो हमने कर ली, जो जो सस्पेंस वाली हैं वो पोस्ट हो जाएंगी, पोस्टिंग आई होप आपको आती ही होगी। पहले तो देखो कौन कौन सी पोस्ट होंगी जिसमें सस्पेंस है, एक तो ये है और ये दो ही तो हैं, और किसी पे सस्पेंस नहीं खोला ना अपन ने, हाँ तो बस दो ही है, तो टू सस्पेंस है तो बाय बाय ही आएगा। तो बाय फर्नीचर 4,500, ये देखो ये बाय फर्नीचर 4,500, बाय सेल्स रिटर्न 3,000, बाय फर्नीचर 45, बाय सेल्स रिटर्न, ये दो ही चीज़ें आएंगी और ये आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस टू बैलेंस CD, ये आ गया, खत्म हो गया सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इसका ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, वैसे किसी चीज़ का लोगे आप, सबको आपको करनी ही चाहिए हाथ से तो ही समझ में आएंगी। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड, ओके, असरटेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। भाई इन्होंने सस्पेंस अकाउंट खोला था कुछ भी करने को, अपने को तो रेक्टिफिकेशन देखना है, देखते हैं। क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिस अकाउंट। देखो बेटा ऐसा कभी भी लिखा हो ना, मोहन वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिस अकाउंट, इसका मतलब है मोहन को क्रेडिट में लिखा है आपने, बस। देखो क्रेडिट सेल्स टू मोहन की एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, क्रेडिट सेल टू मोहन, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी मोहन, अकाउंट लिख दिया मैंने, वैसे अकाउंट नहीं लिखना चाहिए, मोहन डेबिट टू सेल्स, ये होनी चाहिए थी, है ना। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, का मतलब आपने मोहन को ही क्रेडिट में लिख दिया है, आपने टू मोहन कर दिया, आपको ये करना था, आपने टू मोहन किया है, बाकी सारी चीजें सही हैं, आपने बस टू मोहन कर दिया था, आपको मोहन को डेबिट करना था। तो अभी सही करने के लिए क्या करेंगे, इस मोहन का इफेक्ट हटाएंगे। पहले तो देखो एंट्री होनी चाहिए थी 2,000, ये 2,000, आपने लिख दिया टू मोहन 2,000, 7,000 सॉरी, रुको एक मिनट सही कर लेने दो, मैं सिंपल एक तो समझा रहा हूँ, बाकी तो आप खुद ही समझ जाओगे। आपने लिख दिया टू मोहन 7,000। अब देख बेटा गलत क्या है, ये गलत है, ये तो नहीं लिखना चाहिए था। इसको सही करने के लिए क्या करेगा तू, तो सर हम मोहन को डेबिट कर देंगे, तो मोहन अकाउंट, अरे यार फिर अकाउंट लिख दिया मैंने, हम मोहन को डेबिट करेंगे 7,000 से, तो ये तो सही हो गई, ये गलत थी, लेकिन इसको ऐसा किया तो ये सही हो गई, क्योंकि मैं मोहन को क्रेडिट में लिख दिया था, डेबिट में लिखा तो सही हो गया। लेकिन ये वाला इफेक्ट तो दिया ही नहीं अभी तक तुमने,
ये तो सिर्फ गलत को सही किया, लेकिन सही इफेक्ट भी तो देना है। तो सर हम मोहन अकाउंट डेबिट फिर से करेंगे 7,000 से, तो फिर से करने से अच्छा इसमें ही प्लस कर दो, तो मोहन को आप डेबिट कर दो सीधा सीधा 14,000 से, और नीचे तो कुछ आएगा नहीं, तो टू सस्पेंस 14। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 14,000। अब यहाँ पे मैं हालांकि समझा रहा हूँ, मेरे को तो सिर्फ आंसर समझाना चाहिए, रेक्टिफिकेशन ब्रो नहीं बनाना तुझसे तो कर। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, पता है, बहुत लॉजिकल चैप्टर है, लेकिन करना जरूरी है भाई। मोहन टू सस्पेंस 14,000 पहली एंट्री। दूसरी, अब मैं डायरेक्ट थोड़ा करवाता हूँ। क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम रोहन 9,000। क्रेडिट परचेसेस का मतलब होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। 9,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000। तो हमने यहाँ पे 9,000 होना चाहिए था, हमने क्रेडिट ऑफ रोहन ही किया है, मतलब हमने टू रोहन ही किया है, लेकिन सिर्फ 6,000 से किया है। तो मैं क्या करूं, मैं टू रोहन 3,000 और कर देता हूं, वही करेंगे, टू रोहन 3,000 और कर दिया, ऊपर कुछ है ही नहीं तो सस्पेंस। ठीक है। थर्ड, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। पहले तो ये एंट्री करो, गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो हमने गुड्स रिटर्न किए तो टू परचेज रिटर्न, और ऊपर आ जाएगा राकेश, राजेश क्या नाम था, राकेश, हमें करना था राकेश टू परचेज रिटर्न, अमाउंट वुड बी 4,000। हमने क्या कर दिया, वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हमने टू राकेश यानी राकेश को क्रेडिट कर दिया, और अमाउंट वर पोस्टेड टू क्रेडिट, अमाउंट वही है, अमाउंट शायद 4,000 ही है, हमने गलती से 4,000 रुपये राकेश के यहाँ कर दिए। वही पहला वाला केस देख, सेम केस यहाँ पे भी है। तो राकेश को, इसको सही करने के लिए राकेश को डेबिट, और इसको देने के लिए भी राकेश को डेबिट। तो राकेश डेबिट 8,000 रुपये से, क्योंकि इसको खत्म करेंगे, इसको आप इफेक्ट देंगे 8,000 से, राकेश डेबिट टू सस्पेंस, राकेश टू सस्पेंस 8,000। ठीक है, सेम पहली वाली एंट्री की तरह। ये भी और भी देख लेते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1,000, गुड्स रिटर्न्ड बाय महेश, तो ये है सेल्स रिटर्न टू महेश, कितने का, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1,000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 2,000, मतलब हमने इसको महेश को डेबिट कर दिया, महेश डेबिट, वो भी 2,000 से, तो ये तो गलत कर दिया, तो महेश को क्रेडिट करो पहले, इसको सही करने के लिए महेश को क्रेडिट 2,000 से, और इसका इफेक्ट देने के लिए भी महेश को क्रेडिट 1,000 रुपये से, तो 1 + 2 3,000 से क्रेडिट कर दो, सब सही हो जाएगा। तो महेश को क्रेडिट कर देंगे अपन 3,000 से, ऊपर सस्पेंस, वन साइडेड एरर्स है सारे। कैश सेल्स 2,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड, डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट 5,000। कैश सेल्स एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स 2,000 2,000, ये होना चाहिए था। वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, आपने सेल्स को डेबिट कर दिया, आपने कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट, वो भी कितने से, 5,000। पोस्टिंग की एरर में सिर्फ एक ही चीज की गलती है, दूसरा ऐसा मत समझना एंट्री रिवर्स कर दी है, सिर्फ सेल्स के अकाउंट में गलत पोस्ट किया है। तो अगेन यहां से देख लो आप, सर गलत क्या किया है हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया 5,000 से, नहीं करना चाहिए था। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, सर हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 5,000 से, बिल्कुल बेटा ये तो करोगे ही आप, ये सही हो गई, लेकिन इसका इफेक्ट भी तो देना है, तो सेल्स को और क्रेडिट करना है 2,000 रुपये से, तो 2,000 रुपये से और क्रेडिट करोगे, तो सेल्स को क्रेडिट करोगे 7,000 रुपये से, ऊपर कुछ है नहीं तो सस्पेंस, सस्पेंस टू सेल्स 7,000। समझे आप, समझे। तो ये था भाई, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, मस्त मार्क्स मिलते हैं इसमें, फ्री के मार्क्स मिलते हैं, आप एक बार समझ जाना बस करते कैसे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका एक लेजर अकाउंट बनाना है, जैसे मोहन टू सस्पेंस, तो बाय मोहन, ये वाला पैसा 14,000, सस्पेंस टू रोहन, तो टू रोहन यहाँ पर, ये सारा तो आप बना ही लोगे, आई होप ये अकाउंट बना लोगे, एंड देन इट इज़ ओवर। ठीक है, एक बार ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स। ठीक है भाई, बना लेंगे। तो एक कैश बुक का मस्त सा फॉर्मेट बनाओगे, डेबिट क्रेडिट कैश, ये बनाओगे मस्त आप ऐसे पूरा, कैश बैंक, ठीक है, ये बना दिया। अब 1 फरवरी को कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक भी है हमारे पास, तो दोनों पॉजिटिव बैलेंसेस है, डेबिट साइड आएंगे क्योंकि कैश बैंक दोनों एसेट्स हैं। तो 75 एंड 8,000 आपने दोनों लिख दिए। यार मैं हाईलाइटर चला सकता हूँ क्या, रुकना थोड़ा, हाँ देखने दे मेरे को 1 मिनट, हाँ हाईलाइटर से बढ़िया हो जाएगा, हाईलाइटर वो भी बिल्कुल हल्का, कवर तो नहीं कर रहा,
आई होप उससे दिख जाएगा तुझे, ठीक है छोड़ो यार, फालतू हाईलाइट वाईलाइट करने में, ऐसा नहीं तुझे दिखे ही ना। हाँ तो पहला पहला बैलेंस अपन ने लिख दिया, तो ये 1 फरवरी को बैलेंस लिख दिया 7500 एंड 8000, आपने ये पहली चीज़ यहाँ पे लिख दी 1 फरवरी को। डिस्काउंटेड अ बिल रिसीवेबल फॉर 6000 एट 2% थ्रू बैंक, जब अपन बिल को डिस्काउंट करवाते हैं तो हमारी बैंक बिल का पैसा अपनी कमीशन काट के बाकी पैसा हमें देती है, तो उसने काटा 2%, तो 6000 में से 2% कितना होता है 60 इंटू 2 120 रुपीज़ काट के 5880 रुपीज़ हमें दे देगी, तो ये हमारे बैंक में आ गया पैसा, ठीक है। तो डेबिट साइड आएगा 5880 बैंक कॉलम में, टू बिल्स रिसीवेबल 5880 बैंक में आया पैसा, पैसा आया, यहाँ पे पैसा गया वहाँ पर, सिंपल सी एंट्रीज। बॉट गुड्स फॉर 20,000 एंड पेड बाय चेक, तो आपके बैंक से पैसा गया 2000, बॉट गुड्स यानी बाय परचेसेस, ये बाय परचेसेस 2000 रुपये बैंक कॉलम से गया। कॉलम का ध्यान रखना है कि कैश से जा रहे हैं या बैंक से, ठीक है। मैं करता जा रहा हूँ, आप ये देखना कि कॉलम कौन सा है। चलिए पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 120, अब ये कैसे जाएंगे, पेड है मतलब क्रेडिट साइड आएगा, तो ठीक है वो तो है बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, लेकिन कैश से जाएगा या बैंक से, कुछ नहीं लिखा तो कैश से, कुछ नहीं लिखा तो कैश से, कैश अकाउंट से गया पैसा। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1000, ये बहुत ही सिंपल होता है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं अपन इसको। ड्रू फ्रॉम बैंक तो बहुत सिंपल है, बैंक से आपने पैसा निकाला है तो बैंक का बैलेंस कम, कैश का बैलेंस ज़्यादा, ऑफिस में कैश आ गया, है ना, तो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, बैंक कम हो रहा है क्रेडिट साइड, बस इतना सा करते हैं, यही होता है। ड्रू फ्रॉम बैंक तो बैंक का बैलेंस कम हुआ ना बेटा, तो यहाँ पे लिखोगे बाय कैश, बाय कैश, और बैंक से 1000 रुपये आपके कम हो गए, और यहाँ पे आपके पास पैसा आया, ऑफिस में पैसा आया बैंक से, तो टू बैंक और कैश अकाउंट में लिखोगे, टू बैंक और लिखेंगे कैश अकाउंट में, क्योंकि कैश पैसा आ गया, और इनके आगे सी भी लिख देते हैं, विच इज कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी भी लिखना जरूरी है। सोल्ड गुड्स फॉर 12,500 एंड रिसीव्ड अ चेक, अब बेटा चेक है तो मैंने आपको इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री देखो, चेक इन हैंड टू सेल्स, चेक इन हैंड और सेल्स, भाई कैश बुक में कैसे आएगा ये, ना मैं चेक इन हैंड की एंट्री करता कभी, ना मैं सेल्स की एंट्री करता हूं कभी कैश बुक में, तो ये तो एंट्री आएगी ही नहीं, तो इस ट्रांजैक्शन को फिलहाल तो आप नहीं लिखोगे, जब ये चेक जमा होगा तभी लिखा जाएगा, है ना। पेड इंश्योरेंस 100 रुपए, तो बाय इंश्योरेंस कैश में से 100 रुपए गए। चेक रिसीव्ड अब आया, देखो ये वाला यहां होगी एंट्री, चेक रिसीव्ड ऑन 17 डिपॉजिटेड इन बैंक, तो अब बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, मैंने डिपॉजिट किया तो डेबिट साइड आएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। टू, अब इसकी एंट्री बता देता हूं, सब सिंपल हो जाएगा, हमने क्या किया है, हमने यहाँ एंट्री करी होगी बैंक टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, ये आपका चेक इन हैंड गया और बैंक में पैसा आ गया, तो आप बैंक कॉलम में लिखोगे टू चेक इन हैंड, और आपका पैसा टू चेक इन हैंड ये रहा, और बैंक कॉलम में आपका ये पैसा आ गया। तो जर्नल एंट्री से ही मैंने समझा दिया कि ये क्यों आ रहा है ऐसा, समझे, हो गया। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जॉन एंड कंपनी 6000 एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, तो बैंक 6000 से बढ़ गया 28 फरवरी को, 28 फरवरी जॉन एंड कंपनी 6000 से बैंक बढ़ गया। परचेज्ड 10 NSC फ्रॉम फॉर 100 एट 95 ईच फॉर ₹100, 10 NSC फॉर ₹100 एट 95 ईच, तो 100 का कोई काम नहीं है, 10 इंटू 95 950 रुपये के परचेसेस पेड बाय चेक, तो 950 रुपये आपके बैंक से जाएंगे बाय परचेज करके, ठीक है, 950 9500। 10 NSC फॉर 100 एट 95 ईच, ये शायद इंग्लिश में कुछ गलती है, 10 NSC फॉर 100 एट 95, अगर 10 हैं और 95 ईच पे खरीदा है, परचेज 10 NSC फॉर, अरे पता है इसमें ये होगा, ये 10 NSC कोई चीज़ होगी, 10 NSC कोई चीज़ होगी, और वो 100 खरीदी होंगी 95 रुपीज़ पे, तब वो वहाँ 9500 दिया है ना, बाय इन्वेस्टमेंट NSC, हाँ मैं समझ गया, बाय 10% NSC होगा ये, 10% NSC 100 एट 95 ईच। शेयर्स खरीदे, 100 रुपये का शेयर मान लो आप, 10% NSC मत सोचो, शेयर 100 खरीदे, शेयर 95 का एक था, तो बाय इन्वेस्टमेंट 9500 यहाँ से आ गया, 95 चीज़ें 100 रुपये की एक, अच्छा, तो बाय इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की एक, वो परसेंटेज वो लिखा नहीं है उसमें, ठीक है, चलो रुपीज़ लगा दिए दोनों के आगे, तो वो तो गलत है, रुपीज़ नहीं लगेगा ना फिर, तो नंबर है।
बस हो गया, फिर खत्म है आई थिंक सारी चीज़ें, ये हो गया। ये आपने लास्ट यहाँ पे लिख दिया, बस आपको टोटलिंग्स करनी है दोनों साइड की, जहाँ पे बैलेंस आएगा वो बैलेंस CD। आपने ये टोटल कर दिया, ये समझो ये टोटल्स आ गए आपके, ये और ये आया ना, ये नहीं ये आया टोटल। टोटल क्या आया, हाइलाइटर, मिस्टर हाइलाइटर कम ऑन, ये टोटल आया आपका, ठीक है। आप सेम टोटल उस साइड भी लिखोगे, जिस साइड भी बैलेंस आएगा आप ये वाला बैलेंस आपका यहाँ से आ गया समझो, ना ये आपका बैलेंस आ गया, ये बैलेंस एंड ये बैलेंस। आप इसी को ही नेक्स्ट डेट पे फरवरी 28 को ख़त्म हो जाती है, फिर 1 मार्च को आप यही बैलेंस BD बना के उस वाले बैलेंस को यहाँ पे भी लिख दोगे एंड ख़त्म अपनी बुक। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रफ बुक्स ऑफ मैसन्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। तो ये सारी चीज़ें, प्रिपेयर परचेज बुक, तो भाई फॉर्मेट याद कर लेना है आपको, फॉर्मेट बहुत ही सिंपल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिटेल्स और अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर्स लिख दो सिंपल, LF, डेट, बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स और अमाउंट, है ना। कुछ ये तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, 4 मार्क्स फ्री गए, 4 भी नहीं, यहाँ तो 6 मार्क में आ गया, चलो बहुत ही बढ़िया। परचेज फ्रॉम मैसन्स ब्राउन एंड कंपनी 5 ग्रॉस पेंसिल्स 100 ईच, पहले तो यही लिख देंगे, मैसन्स ब्राउन एंड कंपनी मेन लिख दिया आपने, कलर बदल देता हूँ, है ना। मैसन्स ब्राउन एंड कंपनी क्या लिया, 5 ग्रॉस पेंसिल्स 100 ईच, 5 × 100 500 रुपये वहाँ पे डिटेल में लिख दिया आपने। 1 ग्रॉस रजिस्टर 200 रुपये का पर डज़न, 1 ग्रॉस रजिस्टर्स @ 200 रुपये पर डज़न, तो 200 रुपये पर डज़न है तो हमें डज़न लिए हैं। 1 ग्रॉस रजिस्टर, 1 डज़न यानी डज़न में बेटा 12 होते हैं, तो 200 × 12 2400 रुपये आपके पास वहाँ पे आ गए। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट 10%, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी 10, अच्छा ये अलग है, फिर ट्रेड डिस्काउंट 10%, यहाँ से फिर अलग स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट इस पर 10% था, आप इनका टोटल करोगे 2900, 10% TD लेस 10% TD, 290 रुपये कम हुए, 2610, फाइनल अमाउंट आ गया आपका बाहर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेम ऐसे ही, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी 10 ग्रॉस एक्सरसाइजेस बुक 60 पर डज़न, अब 60 पर डज़न आपने खरीदी है, ठीक है। चलो देख लेंगे 60 पर डज़न, और ये क्या है, 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स। परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज, ये किससे लिया ये तो लिखा ही नहीं है, परचेज फॉर कैश स्टेशनरी एंड ऑल। 1 फरवरी यार ये कुछ तो गलत है यार, क्वेश्चन में कुछ तो गलत है। 1 डज़न इंक पॉट्स, रिम एंड वाइट पेपर, 10 रूल्ड बुक्स, परचेज फॉर कैश। अरे भाई साहब मैं भी कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, हमें बनानी है परचेज बुक, अरे मतलब हमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ही तो लिखने हैं, और ये क्या लिखा हुआ था, परचेज फॉर कैश, तो कैश वाली चीज़ तो देख के इग्नोर करनी है मुझे, तुम कंफ्यूज मत हो ना, मैं तो 2 सेकंड के लिए हो गया। परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइजेस बुक्स, ये सब हटाओ, जाने दो, चलो बाय, कैश वाली चीज़ को हटाओ, देखो ही मत बिल्कुल, कैश बुक बनाएंगे इसके लिए। परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम MS गुड्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, अब यहाँ पे अपने को करनी है परचेज बुक, अब ये हम किस में डील कर रहे हैं, बुक्स एंड ऑल में, है ना। तो ये टाइपराइटर लिखेंगे क्या अपन, परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज, ये तो हमारा एसेट हो गया, एसेट को अपन लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैश ट्रांजैक्शन था इसलिए नहीं लिखेंगे, ये तो भाई आपने एसेट परचेज किया, ये भी नहीं लिखेंगे अपन। 4 Feb का लिखेंगे, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेपर एंड कंपनी, 5 रिम्स ऑफ वाइट पेपर 100 पर रिम, तो 5 × 100 500 की ये चीज़ हो गई, 10 रिम × 65 यानी 650 की ये हो गई, 500 और 650 का ये करूँगा मैं पेपर कंपनी का, पेपर कंपनी से 2 चीज़ें ली मैंने, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई, है ना। परचेज्ड 1 डज़न इंक पॉट्स एट 10 फ्रॉम मैसन्स वर्मा ऑन क्रेडिट, तो ये भी बिल्कुल लिखूंगा मैं कि परचेज 1 डज़न 10 × 12 1 डज़न यानी 120 रुपये की चीज़ें वर्मा से भी खरीदी, तो वर्मा 1 डज़न 12 यानी 120 रुपये की चीज़ें इससे भी खरीदी, ये आ जाएंगे फाइनल अमाउंट्स, इनको आप प्लस करोगे। और परचेज का मतलब होता है बेटा खर्चा होता है डेबिट, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीखने को क्या मिलता है कि भाई कैश वाली चीज़ें नहीं आएंगी, और कोई भी एसेट परचेज हो रहा है तो वो भी नहीं आएगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें तो आपकी बुक्स में नहीं आएंगी, बाकी सारी सिर्फ क्रेडिट परचेसेस के सारे ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पे लिखोगे। तो दिस वाज द आंसर।
आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ मुदित. तो जर्नल तो आपको बनाना आई होप आता ही होगा, एक बार देख लेता है. कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग, तो दोनों चीजें आ रही हैं. तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये आप कर दोगे. कैश बिल्डिंग टू कैपिटल, मैं यहाँ पे ही बताता जाता हूँ, ठीक है. गुड्स परचेज फॉर कैश, पहले तो आप करो ना यार, आप ट्राई तो करो. चलो लो पॉज करो, एक बार ट्राई करो सारी चीजें, ठीक है. अगर आपने करी है तो आप सुनो. गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेसेस टू कैश. सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश टू सेल्स. पेड वेजेस, वेजेस टू कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश. कैश रिसीव फ्रॉम रमेश और डिस्काउंट अलाउड, तो इसकी मस्त एंट्री है. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, हमारा लॉस होता है, तो वो भी डेबिट, ये भी डेबिट. टू नाम लिखोगे रमेश, तो रमेश से हमने लिए कैश में 29,500, 500 का डिस्काउंट दे दिया, यानी पूरा रमेश में लिखूंगा मैं 30,000. ठीक है, ये एंट्री हो गई. गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर 27,000. कैश ड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स, और कैश जा रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड मतलब ये भी ड्रॉइंग्स है, तो ये ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, क्योंकि गुड्स हमने यूज किए, तो ड्रॉइंग्स टू परचेसेस. देख लेने दो, जनवरी 22 2000, जनवरी 22 ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, बिल्कुल ठीक है. मतलब हमने पर्सनल के लिए यूज किया, हाउस होल्ड के लिए, खुद के लिए यूज किया, तो ड्रॉइंग्स तो की पर टू परचेसेस. कैश पेड टू सुधीर 76,700 और डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो हमने पे किया है, तो टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है ना. हमने कितना पे किया उसको 26,700, 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, टोटल मिला के 27,000 इसके खत्म. क्या नाम था इसका, सुधीर. सुधीर को डेबिट कर दो 27,000 से. ये हो गई एंट्रीज. ठीक है, जर्नल तो जहां मिले तुम्हें मस्त मार्क्स मिलेंगे, ये 6 मार्क्स पूरे फ्री में ही मिलेंगे तुम्हें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. प्रिपेयर बीआरएस, बीआरएस प्रिपेयर करना है. ठीक है, ओवरड्राफ्ट शोन एज पर कैश बुक ऑन December 1, 2014. तो ये है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी नॉर्मली चलना आना है अपने को. हमारे पास कैश बुक है, ये दिमाग में रखना है, और ओवरड्राफ्ट है तो ये माइनस में आएगा. ठीक है, पहले ही कर देते हैं माइनस में. अच्छा, इन्होंने ऐसे किया है, मैंने आपको ऐसे नहीं बताया. मैंने कैसे बताया, मैं आपको बताया था प्लस आइटम यहाँ पे लिख दो और माइनस आइटम यहाँ पे लिख दो. अब ये डेबिट बैलेंस है तो मैं माइनस पे लिखूंगा, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है. ओवरड्राफ्ट को मैं माइनस में लिखूंगा. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक माइनस में. कैश बुक मेरे हाथ में है, ये मुझे पता चल गया. अब बहुत ही सिंपल है, जो बैंक ने किया है आप भी करते चले जाओ. बैंक चार्जेस फॉर द अबाव पीरियड डेबिटेड इन पासबुक. बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस कर दिए होंगे, तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है. कर दो 100 रुपये माइनस. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग, ये 380 डेबिटेड इन पासबुक. पासबुक का डेबिट होना पता है ना, पासबुक में क्रेडिट होगा यानी प्लस होगा. आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिटेड यानी प्लस हो रही है, लेकिन डेबिटेड मतलब माइनस. तो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट किया बैंक ने 380 रुपये, माइनस कर दिए. मेरे पास कैश बुक है, ये आता है ना मेरे पास कैश बुक है तो मैं भी माइनस कर दूंगा 380 रुपीज़ कैश बुक में से. मेरे पास कैश बुक है, बस इतना दिमाग में रख, बाकी तो सिंपल है. चेक इशूड बट नॉट कैश. इशू किया मतलब मैंने कैश बुक कम कर दी. इशू किया ना चेक, तो कैश बुक कम कर दी. चेक इशूड बट नॉट एंड कैश प्रायर टू 31 December अमाउंटेड टू 2150. मैंने कैश बुक कम कर दी थी, बैंक ने कुछ किया ही नहीं, वापस प्लस कर दूंगा मैं. तो 2150 वापस प्लस कर दिया, क्योंकि बैंक ने कुछ किया ही नहीं. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में प्लस हो गया. मैं क्या करूं, मैं भी प्लस कर दूंगा. और क्या, चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 December. चेक हमने पे कर दिया था, मतलब मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, पर बैंक ने क्लियर ही नहीं किए. तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बैंक में मैंने क्या किया था, चेक पेड इन टू बैंक, मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया. मेरे को लगा कैश बुक में बैंक बढ़ गया, लेकिन बैंक ने बढ़ाया ही नहीं. मैं क्या करूं, क्या करूं बताओ. अब बिफोर 31 December क्या करूंगा मैं, मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है. सर आपने, ये थी बैंक की पासबुक, मान लो ये कैश बुक थी, आपने बैलेंस बढ़ा दिया कैश बुक में. क्यों बढ़ाया, बैंक ने कुछ नहीं किया. माइनस कर दो वापस. तो इसको अपन माइनस कर देंगे कितना, 1100 एंड देन आपका बैलेंस सीधा सीधा माइनस में ही बैलेंस आ रहा है. अभी देखो ना, ज़्यादा बड़ा बैलेंस कहाँ है, माइनस. तो इट इज माइनस बैलेंस ऑफ पासबुक. क्या होता है, पासबुक का माइनस बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक.
या फिर आप इसको डेबिट बैलेंस बोलो या फिर ओवरड्राफ्ट बोलो, बात तो एक ही है। ओवरड्राफ्ट या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। कितना आ रहा है बैलेंस निकाल लेते हैं अपन पहले। मैं इस साइड का टोटल करता हूँ। ये आ रहा है 80 और 314511 और 11580 में से माइनस करना है मुझे 750, 750, 30, 11 को काट के 10 किया, 15 में से 7 तो 8 और 10 में से 2 8, 8830 आया अपने पास। 8830 इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पर चेक भी कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 8830। तो आप मेथड ये वाला करो या फिर ये प्लस, मेरे को यार प्लस माइनस मस्त लगता है और मैंने अपने वन शॉट्स में भी इससे ही करवाया। ये तो भाई मुझे बढ़िया लगता है। आप इससे करोगे तो ईजी रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है यार। कर तो आप इससे भी सकते हो, करना वही है, ऐड करने लेस करने आइटम्स, बात वही है, आंसर वही आना है। अपने को BRS का कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ कहीं, तो आप प्लस माइनस करोगे तो बिल्कुल सही है। ये एग्जाम में कोई भी स्कूल हो, ये सही मेथड है। सब कोई स्कूल नहीं बोल सकता है मेथड गलत है। बाकी मैं वन शॉट में क्यों करवाता नहीं तो इस मेथड से, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। चलिए अब आ गए हम लोग सेक्शन बी पे। अब इसमें भी MCQs हैं तो पहले आराम से करना फिर देखना है यहाँ पर, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट वन। Reports prepared to present a periodical review of financial performance and the financial position of a business enterprise are called। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन हमको बताती है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमको बताता है ट्रेडिंग PNL। तो ये क्या कहलाते हैं भाई, कंबाइंड BRS कहलाते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट कराते हैं आप कहलाते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो ऑब्वियसली एक ही आंसर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज, GP क्या होता है, ट्रेडिंग से जो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, excess of sales over purchases, excess of sales and stock over purchases, या excess of sales over COGS। तो ये यहां से तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, GP इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS। हो गया सेल्स ये वाला D, excess of sales over COGS is called GP। फॉर्मूले से ही पता चलता है अपने को। नेक्स्ट क्या है, लैंड हैज बीन परचेज्ड बाय मैसन्स XYZ लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन फीस हैज बीन पेड फॉर द सेम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस जमीन के ऊपर इन्होंने दी है। इट्स अकाउंटेंट इज नॉट श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई देखो, अगर कोई एसेट खरीदता है तो उसका इंस्टॉलेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम उसके कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन फीस पे की है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब लैंड के कॉस्ट में ऐड होगा। क्या लिख रहे हैं, टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एडेड टू कॉस्ट ऑफ लैंड। बिल्कुल सही है, टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ लैंड, पहला ही सही है। फिर भी दूसरा देखते हैं, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलत, टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, नहीं एडेड टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ये भी गलत। तो फिर यही है भाई आंसर, सीधा सीधा यही आंसर दिख रहा है ना, क्योंकि उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, जमीन के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। Statement 1, accrued income refers to the income that has fallen due till the end of the accounting year but not received। तो accrued का मतलब ही होता है कि कमा लिया पर मिला नहीं है, तो मतलब कमा लिया, earned but not received, पहली वाली चीज सही है, due but not received सही है। दूसरा, accrued income is added to relevant income। देखो मैं आपको पहले बता ही देता हूँ, accrued income का मतलब क्या होता है, जो कमा ली और मिली नहीं, है ना। तो इसके दो ट्रीटमेंट अगर यूजुअली अपन देखें तो क्या होता है, कमा लिया है आपने तो आप इनकम में ऐड कर दोगे, इनकम में ऐड कर दोगे, यानी कैपिटल में ऐड कर दोगे आप एज ए इनकम। ठीक है, दूसरा कहाँ पे आता है, ये हमारा एसेट बनता है क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, तो आप एसेट साइड भी इसको ऐड कर देते हो अक्रूड इनकम के नाम से। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, अक्रूड इनकम इज एडेड टू रेलिवेंट इनकम इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में वो इनकम में ऐड हो जाता है। एंड शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो ठीक है ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आर इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट वन, सब दोनों सही है भाई, दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। असर्शन रीजनिंग होता तो रीजन नहीं है वो एक दूसरे का, है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाता है असर्शन रीजनिंग में। असर्शन ठीक है, जो रीजन है वो उसका रीजन नहीं है, अक्रूड इनकम का मतलब तुम समझ गए ना, तो ये रीजन नहीं होता, फिर बी होता ऑप्शन, पर यहाँ तो स्टेटमेंट्स का ही पूछा है तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ मैसन्स एक्स ट्रेडर्स इज शोइंग अ डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट ऑफ एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। अच्छा, बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी मैच नहीं हो रहा है इनका। Its accountant has recorded closing stock on the asset side of balance sheet only। बेटा देख, क्लोजिंग स्टॉक के दो ट्रीटमेंट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग में भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर क्रेडिट साइड,
क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा कहाँ आ जाता है जब वो एडजस्टमेंट में दिया हो, दूसरा आ जाता है एसेट साइड। तो इसके अकाउंटेंट ने एसेट साइड तो लिख दिया, अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ओनली व्हाइल क्लोजिंग स्टॉक वाज गिवन अंडर एडजस्टमेंट्स, आइडेंटिफाई मिस्टेक, तो ट्रेडिंग में इसने ऐड नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो, P&L में नहीं लिखते। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L में तो आता ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, ये रहा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, चलिए नेक्स्ट। मयंक डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही हैज गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट इज, तो सिंगल एंट्री जो है वो आ गया। तो सिंगल एंट्री में आपको पता है आपका जो भी क्लोजिंग कैपिटल होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करता है, जो भी क्लोजिंग कैपिटल हो इसमें से जो जो चीज़ें इस पर ऐड हो चुकी होंगी, जैसे एडिशनल कैपिटल ऐड हो चुका होगा तो उसको माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल को। ड्राइंग्स को अपन प्लस कर देंगे क्योंकि वो माइनस हो चुका होगा, तो ड्राइंग्स को अपन प्लस कर देते हैं, है ना। अब या तो प्रॉफिट या लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस अभी निकालना है अपने को। अगर दिया हुआ होता तो मैं आपको बता देता हूं, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड हुआ होगा पहले से ही, तो उसको माइनस कर देते, लॉस को प्लस कर देते, है ना। तो यहाँ पे अपनी आ जाती थी ओपनिंग कैपिटल, ऐसे अपन ओपनिंग कैपिटल निकालते थे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है ना, तो हमको प्रॉफिट निकालना है। क्या करेंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग को भी माइनस कर देंगे, तो अपने पास जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस वो आ जाएगा। देखते हैं क्या क्या दिया है। क्लोजिंग कैपिटल दी है 1,25,000, एडिशनल कैपिटल 37,500 माइनस करना है, 37,500 माइनस करना है मुझे। उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई है 30,000, ये प्लस करनी है, और ओपनिंग कैपिटल जो है 1 लाख, ये माइनस करनी है। चलो भाई ये माइनस करनी है, देखो क्या आंसर आ रहा है। 1 लाख में से 1 लाख गया तो 25,000 बचा, 30 में से 7,500 माइनस 25,000 माइनस 2,700, 25,000 माइनस 7,500 सॉरी, तो अपने पास क्या आएगा आंसर 17,500 और प्लस वाला साइड बड़ा है कि माइनस वाला, प्लस वाला, तो प्रॉफिट 17,500 का प्रॉफिट है 17,500, लो सिंपल था। ठीक है, बस ये सिंगल एंट्री से आपका 3-4 मार्क का बनता है, ये क्वेश्चन भी बनेगा और एक एमसीक्यू भी बनेगा, ये तो बनना ही है, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आता ही है। तो इस वाली चीज़ को अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन भी करेंगे उसमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैकेनिज्म, वही सिंगल एंट्री मैकेनिज्म ऑफ बुक कीपिंग इज साइंटिफिक होता है, बिल्कुल नहीं होता, साइंटिफिक तो बिल्कुल भी नहीं होता ये, अनसाइंटिफिक होता है हाँ, अनसिस्टमेटिक भी होता है हाँ, तो दोनों ही सही है, बी एंड सी। तो डी इज द आंसर, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, क्योंकि सिंगल एंट्री अनसाइंटिफिक अनसिस्टमेटिक मैटर है आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 मार्क्स, ओपनिंग स्टॉक परचेसेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस, सेल्स, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो COGS का फॉर्मूला आपको पता होगा, सेल्स माइनस जीपी नहीं करेंगे, जीपी है ही नहीं, तो दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस, जो परचेस पे आपके लगे वो डायरेक्ट है, जो सेल्स पे आपके लगे एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट है, ये वाले इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट को अपने को लेना नहीं है क्योंकि अपने पास सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, कर ही लेते हैं, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेसेस 18,200 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,200, बस खत्म ही हो गया, ये कर लेते कितना आएगा 12,200 और ये 12,000 हो गया, 200 इसमें से माइनस कर दिए 18,000, सीधा सीधा रुपीज़ 18,000 आ गया। COGS, GP निकालना है तो GP एक और फॉर्मूला होता है ना, COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस GP, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, COGS का दूसरा फॉर्मूला, इससे GP निकल जाएगा। COGS आ गया है अपना 18,000, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स 30,000 दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न तो नहीं है 30,000 का सेल्स है, माइनस GP, 30 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू माइनस GP, सो GP इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 12,000 रुपीज़ 12,000, तो 12,000 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 18,000 आ गया आपका COGS। 3 मार्क्स मिल गए आपको, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़ें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसी का ही और का क्वेश्चन है, ड्राइंग्स,
प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अभी हमने ये वाली चीज़ की थी, फिर से वही चीज़ करता हूँ, लिख ही देता हूँ मैं। सर हमको निकालना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो बहुत ही बढ़िया है, देखो इसमें प्लस कर देते हैं अपन जो भी आपकी ड्राइंग्स हुई हैं, माइनस कर देते हैं कोई भी एडिशनल कैपिटल है तो, माइनस कर देते हैं अगर प्रॉफिट हुआ है साल भर में, प्लस कर देते हैं अगर लॉस हुआ है साल भर में। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल इज 70,000। ड्राइंग्स दिया है क्या, ड्राइंग्स 15,000 दिया है, प्लस कर देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000, प्रॉफिट 25,000 है, माइनस कर दो। और क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल 70, 15, 25, तीन ही फिगर्स थे, तीनों लिख दिए, बाकी और कुछ है ही नहीं। बस जो भी आंसर निकला वो आपका ओपनिंग कैपिटल। कितना आया ओपनिंग कैपिटल, 70 प्लस 15, 85, 85 माइनस 25, 60 आ गया। ₹60,000 इज योर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़े आगे। 60,000 इज द ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है आपके पास। अब सिंगल एंट्री में क्या है, मनीष चांद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीस होगा ये, ऑफ ₹80,000 एंड मेंटेन्स हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन 31 मार्च। अब हमने को प्रॉफिट निकालना है। ठीक है भाई, तो हमको फॉर्मूला तो पता ही है ऑलरेडी, फॉर्मूला कहाँ पे करूँ, यहीं पे कर देता हूँ छोटा सा। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट प्रॉफिट। तो हमें पता है हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल होगी, इसमें प्लस करना है जो भी एडिशनल कैपिटल हुई, सॉरी प्लस करना है जो भी ड्राइंग्स हुई, माइनस करना है एडिशनल कैपिटल, माइनस करना है प्रॉफिट और प्लस करना है लॉस। बस इतना सा करेंगे, अपनी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ये आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। पता है बैलेंस शीट क्यों दी हुई है, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग या ओपनिंग में से कुछ नहीं दिया होगा तभी। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या दिया है। ड्यूरिंग द ईयर हिज ड्राइंग्स वर 1 बहुत ज़्यादा नहीं है ड्राइंग्स, 110, ठीक है जितनी भी हैं 110,000, 1,10,000 की ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल 20,000, तो ये माइनस कर देंगे 20,000। ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। प्रॉफिट लॉस का कुछ पता है क्या, प्रॉफिट लॉस मनीष चांद, ये रहा, मनीष चांद स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 80,000, स्टार्टेड 80,000 से। ओके, निकालना क्या है यार क्वेश्चन में, मेंटेन्स रिकॉर्ड, कैलकुलेट प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट निकालना है बेटा, अगर प्रॉफिट निकालना है तो मुझे पता है पहली बात तो प्रॉफिट आएगा जो भी आएगा, ओपनिंग कैपिटल को मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, या इसमें भी आप इक्वेशन में पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट अगर प्रॉफिट ही बोला है तो ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देता हूँ ना डायरेक्टली, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि दी हुई है 80,000 की, ये मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा जो भी आएगा आंसर प्रॉफिट या लॉस आ ही जाएगा जो भी होगा। क्लोजिंग कैपिटल दी नहीं हुई है, किस में से माइनस करूं, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए अपने को एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑन 31 मार्च, यानी क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। इस क्लोजिंग बैलेंस से आप बनाओ एक छोटी सी बैलेंस शीट और बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा कैपिटल। करके देखते हैं, ये मैंने बना दी, छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूँ बेटा, बैलेंस शीट। डेटर 40,000, डेटर यहाँ पे आते हैं, एसेट साइड 40,000, क्रेडिटर 30,000, क्रेडिटर यहाँ पे आ जाएगा 30,000, स्टॉक 30,000, स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, एसेट है 30,000, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, सारे के सारे एसेट्स में ही आएंगे, फर्नीचर, बैंक बैलेंस और कैश सारे के सारे एसेट्स हैं। 20, 35, 5, 20,000, 35,000, 5,000, सबको कर देंगे प्लस, बस खत्म हो गया। देखा सारी की सारी चीज़ें आ गई। इस साइड क्या बच रहा है सर, कैपिटल बच रहा है, ये कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12 और एक 13, 1,30,000 में से 30 गया, 1 लाख रुपीज़ आपका बैलेंसिंग फिगर बचा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये रहा अपना बैलेंस शीट मैच, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दी। ये इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओगे तो आप। ये 1 लाख रुपए यहाँ से निकला, ये 1 लाख रुपए मैंने यहाँ डाल दिया, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, हो गया आंसर। 1 लाख रुपए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग, जो भी आया वो प्रॉफिट। कितना आया प्रॉफिट, 80, 20,
1 लाख 1 लाख 1 लाख हट गया, 1 1 1 2 3 4 का प्रॉफिट। डन डन, द क्वेश्चन इज डन। ठीक है, ये था स्टेटमेंट ऑफ, ये बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़े आगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू प्रिपेयर स्टेटमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। भाई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। भाई ये तो क्वेश्चन तुम खुद भी कर सकते हो, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जो अपन 2 बार करते हुए आ रहे हैं वही करना है आपको। फिर भी मैं चलो बता देता हूँ, तुम भी तो आलसी हो ना मेरी तरह। क्लोजिंग कैपिटल, उसमें आपको ऐड करना है ड्राइंग्स, माइनस करना है आपको एडिशनल कैपिटल का, निकालना क्या है प्रॉफिट या लॉस, माइनस कर दूंगा ओपनिंग कैपिटल, निकल जाएगा सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस। निकालें, करें, करो ना यार, खुद से ट्राई करो, 1 मिनट में निकलेगा भाई, पता है बहुत ही सिंपल है। देख लो, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगनिंग ओपनिंग होगी, कैपिटल एट द एंड 50,000 इज द क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल एट द बिगनिंग 5 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल 5 लाख माइनस करनी है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 7,50,000 प्लस करना है 7,50,000 ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल 3,75,000, 3,75,000 माइनस करना है। हो गया खत्म, ज़्यादा कर दिया क्या, 3,75,000। ठीक है, चलो करो भाई, कितना आ रहा है 8,75,000, 75,000 का लॉस, माइनस में आ रहा है ना तो लॉस है। 3 मार्क्स फ्री में भाई, फ्री में, सिंगल एंट्री फ्री में ही देता है मार्क्स। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आया मेन क्वेश्चन जो है मज़ेदार। मेन क्या मतलब बड़ा है भाई, 6 मार्क का क्वेश्चन है। प्रिपेयर ट्रेडिंग, नहीं ये भी छोटा वाला है। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होता है ना वो वैसा कुछ है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना है आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बस जो जो ट्रेडिंग में आ रहा है वो चीज़ें लिखनी है अपने को, क्या क्या आती हैं ट्रेडिंग में। जो जो नहीं आती है हटा दूँ पहले। मशीन बैलेंस शीट में आती है, डेटर्स नहीं आते, ड्राइंग्स जो होता है ये भी नहीं आता, परचेसेस आता है, वेजेस आता है, सन्ट्री एक्सपेंसेस भी नहीं आएगा, रेंट एंड टैक्सेस आएगा। ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएंगे ना। ऐसे लिख देता हूँ, चलो 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 एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, जो जो आता जा रहा है लिखता ही जाता हूँ मैं। ये तीनों तो कहीं नहीं आ रहे। परचेसेस एंड वेजेस दोनों ट्रेडिंग के खर्चे हैं, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड आएंगे, डाल देते हैं। परचेसेस एंड वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड, ये आपने पूरा उससे एक ही बना दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऊपर तक ट्रेडिंग है फिर प्रॉफिट एंड लॉस है। तो परचेसेस वेजेस ट्रेडिंग में, ये परचेसेस और वेजेस मैंने ट्रेडिंग में डाल दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस आ गया है तो डाल ही देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है, इनडायरेक्ट है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 600, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में इसको खर्चा मानोगे। नेक्स्ट क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, इनडायरेक्ट है भाई, 1350, ये रेंट एंड टैक्सेस डाल दिया मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरिएज इनवर्ड, जब भी इनवर्ड वाली चीजें हो ट्रेडिंग में, आउटवर्ड हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में। इनवर्ड मतलब वो परचेसेस पे लग रही है ना, तो कैरिएज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा 450, डाल देते हैं ट्रेडिंग में 450, ट्रेडिंग कैरिएज इनवर्ड 450, ये रहा। नेक्स्ट भाई कैरिएज इनवर्ड हो गया, ट्रेडिंग में आ गया, बैंक कहीं नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 6,000 रुपये आ गए, ये वाला साइड पूरा खत्म। कैपिटल कहीं नहीं आएगा, मतलब बैलेंस शीट में आता है। बिल्स पेबल कहीं नहीं आएगा, क्रेडिटर्स कहीं नहीं आएंगे, सेल्स आएंगे 73,500 के, क्वेश्चन खत्म। नहीं क्लोजिंग स्टॉक भी, सेल्स 73,500 डाल देता हूँ, बाय सेल 73,500। क्लोजिंग स्टॉक के 2 ट्रीटमेंट बेटा, एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट वाला करना नहीं है अपने को, तो सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड क्लोजिंग स्टॉक भी आप डाल दोगे। सारी चीज़ें खत्म हो गई, दोनों साइड का प्लस कर दो, ये वाला माइनस कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर बचा आपका ये रहा प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर बचा आपका प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को कैरी डाउन करोगे तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम, इसमें से ये दोनों चीज़ें जो आपने लिखी थी ये माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। खत्म हो गया क्वेश्चन भाई, ये 14,000 का नेट प्रॉफिट। डन, क्वेश्चन इज डन। टेक अ स्क्रीनशॉट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप एक बार ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाएगा कितना ही सिंपल था वो। चलिए, फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो कैलकुलेट द फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए एसेट साइड जाऊँ, देख लेता हूँ कौन कौन से फिक्स्ड है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस फिक्स्ड, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स फिक्स्ड, स्टॉक करंट एसेट
ट्रेडिंग डेटर्स मतलब ट्रेड डेटर्स मतलब डेटर्स और प्रीपेड रेंट, ये तीनों करंट है भाई, ये चल जा, ये सारे करंट है, CURRENT करंट, और ये वाले फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, इनका ही टोटल बोला था, टोटल कर लेते हैं 40, 32 और 8, 80,000 सीधा सीधा। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ दिया है, फिक्स्ड एसेट्स ये तीनों 80,000 डन। दूसरा करंट एसेट्स ये तीनों 48, 36 और 400, 48, 36 कितना होता है 8, 6, 14, 1, 84,400, 84,400 करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 84,400, ये तीनों का सम, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में देख लेते हैं बेटा, ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा याद रखना हमेशा करंट लाइबिलिटी ही होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लॉन्ग टर्म लोन करंट लाइबिलिटी। भाई लॉन्ग टर्म लोन जो है वो अपनी फिक्स्ड लाइबिलिटी है, नॉन करंट है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो करंट लाइबिलिटी, क्योंकि 1 साल के अंदर पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। कैपिटल ये तो अपना कैपिटल ही है, तो बस 3-4 चीजें आई, 1, 2, ये 3 और ये 4, कितना होता है 42, 32, 48 और ये 42 और 3 45, 45 और 5 कर देता हूँ, 45 और 5 50,000, 51,000 आपकी आ गई करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज 51,000, चारों चीजें आपने ऐड कर दी। लास्ट क्या चीज पूछता है, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है बेटा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स कितने के आ गए थे अपने, यहाँ से देख लूँ, करंट एसेट्स आए थे 84,400 और करंट लाइबिलिटी अभी अभी आ गई आपकी 51,000, तो आंसर आ जाएगा आपका 33,400 आपका वर्किंग कैपिटल, 33,400 आपका वर्किंग कैपिटल। सिंपल सा था, है ना, सिंपल है ना क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपन आते हैं 6 मार्क करके क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है फिर आपके लिए। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑन मतलब 31 मार्च, ठीक है। पहले मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे ट्राई करो, मैं आपको बता देता हूं कैसे ट्राई करना है। सबसे पहले आपको दिया क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो 32 को तो हटा ही दो, लेस इज 30 के हिसाब से अपन क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, सुन लो मेरी बात, एक आप लिखोगे ट्रेडिंग में, कहाँ पे, क्रेडिट साइड, दूसरा आप इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे, ये 2 चीजें उसकी हो गई। वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो सबसे पहले वेजेस पे एक मार्क कर दो ऐसा कि भाई वेजेस के सामने एक एडजस्टमेंट है, तो जहां पे भी आप वेजेस लिखोगे ना उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना। और आउटस्टैंडिंग वेजेस का होता क्या है, तो मैं आपको कहाँ बताऊँ, यहीं पे बता दूँ, यहाँ बता देता हूँ। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या होता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग हो तो उसको आप एक्सपेंस में ऐड कर देते हो, जो भी एक्सपेंस है, जैसे वेजेस है तो वेजेस में ऐड हो जाएगा इतना अमाउंट 2500। और दूसरा क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है तो ये लाइबिलिटी साइड भी प्लस हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड भी आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेम सैलरी के साथ भी करोगे, सैलरी में प्लस और लाइबिलिटी साइड आप सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख दोगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का क्या होता है बेटा, 2 चीज़ें, प्रीपेड इंश्योरेंस है मतलब मैंने पहले से पे कर दिया है इसको, तो अब प्रीपेड इंश्योरेंस के ऊपर होगा। देखो पहले मैं यहाँ पे सैलरीज के ऊपर मार्क कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रैवलिंग, ये रहा इंश्योरेंस हमारा डेबिट साइड खर्चा ही है। प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या करेंगे भाई, प्रीपेड इस साल का नहीं था तो आप इसको क्या कर दोगे, एक्सपेंस से माइनस कर दोगे, और दूसरा एसेट साइड दिखा दोगे इसको प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, मतलब एसेट साइड में प्लस कर दोगे आप इस चीज़ को, एंड देन दिस इज ओवर। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप एक बार पॉज करो, आप आराम से ट्राई करो, आपसे बन जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करना है, मैं तो बता ही दूंगा, तो पॉज कर यार, ट्राई कर, सच में इजी क्वेश्चन है, 6 मार्क मिल रहे हैं तुझे, कौन सी चीज कहाँ आएगी तुझे पता ही है, एक बार करके देख, फिर मैं तुझे आगे बताऊं तो ज्यादा बेटर। नहीं किया ना पॉज, नहीं मानेगा ही नहीं भाई, मानेगा ही नहीं। चलो मैं बता देता हूँ फिर कहाँ क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो चीज़ जहाँ आ रही है वहाँ पे लिखते चले जाओ, ख़त्म करो जल्दी जल्दी से, देखते हैं क्या क्या है।
ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा 15,000, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिख दूंगा मैं। परचेज एंड सेल ट्रेडिंग में, अब मुझे कैसे पता चलेगा परचेज क्या है? तो बेटा परचेज डेबिट साइड में लिखी हुई होगी, सेल क्रेडिट साइड में लिखी होगी, क्योंकि वो इनकम है। तो परचेसेस का अमाउंट इज 81, सेल्स इज 1,60,000। तीनों चीज़ों को लिख दो, 15 और 81 और 1,60,000 तीनों चीज़ें लिख देते हैं। ये ओपनिंग 15, ये सेल्स लिख दी, अंदर साइड लिखना क्योंकि सेल्स रिटर्न आ सकता है, अभी नहीं आया लेकिन इतना तो आ गया, ये आपने अंदर साइड लिख दिया। परचेसेस भी आपने अंदर साइड लिख दिया 81, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैंने लिख दी। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर बिल्डिंग, फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों को एसेट साइड डाल दो 15 और 45 बैलेंस शीट में। फर्नीचर और बिल्डिंग, ये मैंने फर्नीचर और बिल्डिंग सबसे पहले लिख दिया। नेक्स्ट कैपिटल दी हुई है 85, कैपिटल 85 एंड बिल्स 64 दोनों लिख देता हूँ लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। कैपिटल और बिल्स पेबल 85 एंड 64, 85 अंदर की तरफ आएगा, कैपिटल 85 अंदर की तरफ आएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और बिल्स पेबल भी यहाँ पे आ गया बाहर डायरेक्ट 64, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट उस पर नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैश, कैश है अगेन, कैश हमारा एसेट है 8000, कैश आ जाएगा यहाँ पे 8000 एसेट साइड। नेक्स्ट क्या है? एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है 1400, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, ये ट्रेडिंग का नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट 14 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस एंड सैलरीज दोनों के नीचे कुछ है तो दोनों के अमाउंट्स अंदर की तरफ आएंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करना है। तो वेजेस आएगा ट्रेडिंग में, सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वेजेस ऊपर, सैलरीज नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस में 20 एंड 15। वेजेस ऊपर लेकिन अंदर की साइड अमाउंट आया, ठीक है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में लेकिन अमाउंट अंदर की साइड आया। अंदर की साइड है ना, क्योंकि ये लास्ट में करेंगे एडजस्टमेंट, भाई अभी नहीं करनी है एडजस्टमेंट, पहले सबको पुट ऑन करना है। तो ये दोनों भी पुट ऑन हो गए, इसमें मैं मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है जहां इनवर्ड आ जाए मतलब वो सेल्स रिटर्न है, आउटवर्ड आए मतलब परचेज रिटर्न है। और अब इनके बैलेंसेस क्या दिए रहेंगे? तो सिंपल है, देख सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस होगा डेबिट वाला। परचेज होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होगा क्रेडिट वाला। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस ये वाला है, ये वाला परचेज रिटर्न का है, और ये वाला जो है ये सेल्स रिटर्न का है। तो सेल्स में से 2000 माइनस करोगे, परचेसेस में से 1000 माइनस करोगे। सेल्स में से 2000 माइनस करेंगे, परचेसेस में से 1000 माइनस करेंगे, और ये दोनों करने के बाद मेन फिगर्स आपके ये आ गए बाहर। डन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी हो गए कैरिएज। अब ये कैरिएज दिया है, मुझे पता ही नहीं इनवर्ड है या आउटवर्ड, क्या करेंगे इन दैट केस? क्या करोगे बताओ? कैरिएज कितना है? 4500। क्या करें भाई, ये तो सर सिर्फ कैरिएज दिया हुआ है। तो इन केस के अगर सिर्फ आपको कैरिएज दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया है तो आप उसको इनडायरेक्ट यानी कैरिएज इनवर्ड ही मानोगे हमेशा। कैरिएज और फ्रेट अगर दिया हुआ है तो उसको इनवर्ड ही मानना, ट्रेडिंग में ही लिखना। तो ये कैरिएज को यहाँ पे लिख दिया मैंने 4500, ठीक है। इनवर्ड ही मानना है, फ्रेट को और कैरिएज को, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही मान के अपने को करने। ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्या है? कैरिएज हो गया। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 बैलेंस शीट में डाल दो, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, नो एडजस्टमेंट। ऑडिट फी क्या होती है? ये जो ऑडिटर आता है ना अपने यहाँ बुक्स को चेक करने, जब आप सीए बन जाओगे तो मस्त आप किसी की बुक्स चेक करने जाओगे तो आपको जो फीस मिलेगी वो बोलते हैं ऑडिटर्स फी। तो ये एक एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3000 का, तो आप ऑडिटर्स फी यहाँ पे डालोगे, 3000 का एक्सपेंस इनडायरेक्ट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों बैलेंस शीट में, डेटर्स डेबिट में दिया होगा, 26 डेटर है 20 क्रेडिटर है, 26 डेटर 20 क्रेडिटर 20, ठीक है। नेक्स्ट बैंक लोन लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइज 18,000, बैंक लोन 18,000 लाइबिलिटी साइड। और क्या है? कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, कमीशन रिसीव्ड 600 रुपये, ये रही कमीशन रिसीव्ड 600 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा, रेंट एंड टैक्सेस खर्चा, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होंगी। तो पहले मैं ये दोनों डाल देता हूँ 45 एंड 5 यहाँ पे, ये दोनों 45 एंड 5 डाल दिया। अब देख बेटा देखो दी हुई है ड्राइंग्स, कहीं मत करना, कैपिटल में से माइनस करना। ड्राइंग्स क्या होती हैं? कैपिटल में से माइनस होती हैं। तो 10,000 रुपये कैपिटल में से माइनस करोगे जाके, ये रही ड्राइंग्स, 10,000 रुपये आपने यहाँ से माइनस किए। नेक्स्ट क्या है? अब इंश्योरेंस नाम की चीज़ है, ड्राइंग्स हो गया, इंश्योरेंस नाम की चीज़ और जनरल एक्सपेंसेस। पहले जनरल एक्सपेंसेस को डाल देता हूँ 4600 यहाँ पे, ये जनरल एक्सपेंसेस हो गए। इंश्योरेंस,
अब मुझे पता नहीं है इंश्योरेंस इनकम है या खर्चा, तो मैं यहाँ सामने देखूंगा डेबिट में दिया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, तो इंश्योरेंस हमारा खर्चा है और इसके नीचे एक पॉइंट भी है, तो इंश्योरेंस के अमाउंट को अंदर साइड लिखूंगा 1000। ये इंश्योरेंस 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 अंदर लिखा मैंने 1000 एंड देन दिस इज डन। ये पूरा खत्म है अपने पास। बस ये 3 चीज़ें करनी है, वेजेस, सैलरीज और ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं इनको करना है और क्लोजिंग स्टॉक को करना है। अब आ जाओ इस पे, क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले तो ट्रेडिंग में आप लिखोगे क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक को और बैलेंस शीट में एसेट बना के लिखोगे 30,000 को। तो 30,000 मैंने यहाँ लिख दिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में भी लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 30,000, 2 जगह आ गया, खत्म हो गई ये एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट डन। दूसरी वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग का मैंने आपको बता ही दिया था कि एक्सपेंडिचर में आप करोगे ऐड और लाइबिलिटी बन जाएगी आपकी ये, है ना। तो एक्सपेंडिचर यानी इस 20,000 रुपये में ऐड करो 2,500, वेजेस 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 20,000 में 2,500 ऐड करा आपने तो टोटल 22,500 बाहर आ गया, है ना। और ये 2,500 ही आपकी लाइबिलिटी में भी आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,500। सेम सैलरी के साथ भी करोगे आप। सैलरीज थी कितना थी 15,000 थी और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है 1,200, तो इसमें 1,200 और ऐड कर दो। ये सैलरी लिखी हुई है 15,000, 1,200 रुपये ऐड कर दी, 16,200 बाहर, 1,200 का जो फिगर है वो लाइबिलिटी साइड भी आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। डन। हमारे पास 3 चीज़ें हो चुकी हैं, 1 2 3, ठीक है। लास्ट बचा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इस साल का खर्चा नहीं था इसलिए खर्चे में से माइनस और एसेट साइड प्लस, है ना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का एक्सपेंस में से माइनस और एसेट में प्लस। प्रीपेड 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 इंश्योरेंस, ये रहा इंश्योरेंस, इसमें से माइनस करोगे 200, है ना। ये माइनस किया, 1,000 में से 200 800 आया। और आप क्या करोगे इसके बाद एसेट साइड लिख दोगे प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड। हो गई सारी बातें खत्म, हो गया सब कुछ, हो गए 6 मार्क्स, ठीक है। अब आपको करनी है कैलकुलेशन जिसमें आपको टाइम लगेगा, जल्दी करना थोड़ा, है ना। इन दोनों का टोटल करा आपने, इन दोनों का टोटल किया, इसमें से ये जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें माइनस की, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 66,000। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे डाल दोगे और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 31,100। इस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना है, बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी। 31,100 को आपने क्या किया, कैपिटल था, इसमें आपने 31,100 ऐड कर दिया, ये आपने ऐड किया, बाहर आ गया मेन फिगर। अब कायदे से देखो तो सारे फिगर्स आ चुके हैं, दोनों साइड का टोटल आप करोगे, इट विल मैच 1,54,200 एंड योर क्वेश्चन विल बी डन, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी ही चीज़ें बता दी, तो आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखे क्या है, अब बस नेक्स्ट हो गया, इतना ही था ये पेपर। ऑलराइट, सो देखो बेटा सारा सॉल्व करना, आप बहुत ईजी सा पेपर है, ईजी है सारी चीज़ें, वैसे भी 11 थोड़ी सी ईजी है। ट्राई करना, मैक्सिमम एफर्ट्स डालना अपने, और इस पेपर को अगर आपने किया है मेरे साथ तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मार्क्स कितने आए आपके इसमें, और एमसीक्यूज कौन से आपसे नहीं बने ये भी आपको बताना है। इतना सा एफर्ट कर लेना कि बता देना मुझे कहाँ क्या दिक्कत आई इस पेपर में, ये भी बता देना कि आपको क्या कठिन लगा, तो मैं आगे जो वीडियोस लाऊंगा वो उस बेसिस पे लाऊंगा। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।